All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड अलॉन्ग विद मी इज माहिर आलम जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं। आज हम टैक्स मैनेजमेंट विद रिटर्न्स फाइलिंग के ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे और उसमें जो लेटेस्ट टैक्स की जो अपडेट्स हैं 2025 अपडेट्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी करियर अपॉर्चुनिटीज कि ये एक ऐसा करियर है जिसमें बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके लिए अर्निंग की जो है वो डायरेक्ट स्ट्रीम अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा करियर है जिसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऑफिस हो या आपके पास कोई एक सेटअप हो। हाँ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फ्रीलांस की बेसिस पर आप टैक्स के रिटर्न फाइलिंग्स भी करके इनकम टैक्स के या डिफरेंट जो, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका प्योरली फोकस ये है कि टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। अब अगर आपका लेट से कोई मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है, आपकी कोई भी आप टास्क करते हैं उसमें टैक्स की जो कंप्लायंस है उसके बगैर काम वो आगे नहीं बढ़ता समहाउ। तो वो आपका जो अनरजिस्टर्ड हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के अनरजिस्टर्ड, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं ताकि वो रजिस्टर्ड होके टैक्स नेट में आए। विच मीन्स के एक तरफ तो जाहिर है मुल्क की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है कि टैक्स नेट में जो है वो हमारी सिटीजन्स आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यही जो टैक्स नेट में आ रहे हैं दे आर क्रिएटिंग इन इट सेल्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो क्यों ना हम जो है वो एक ऐसा स्किल सीख के एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करें, जिसमें कि मैं शुरू में भी आपको एक चीज की बता रहा था कि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की और थ्रू दिस ट्रेनिंग दे अल्हम्दुलिल्लाह अर्न 1.5 मिलियन, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर अलहमदुल्ला फॉर अस के हमारे थ्रू वो उन्होंने सीखा और आज वो इतना अच्छा कमा रहे हैं। और सिर्फ अकेले वो नहीं कमा रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने बाकी पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप बनाया उन्होंने भी पैसे कमाए। तो यही हमारा फोकस है कि आप टैक्स के लॉज और टैक्सेशन की जो स्किल्स है वो सीखें और सीखने के बाद आप अपनी अर्निंग स्ट्रीम कंटिन्यू करें। तो ये हमारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फोकस है। मजीद जो है वो हम लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हम सीखेंगे। मिसाल के तौर पे पोर्टल को चलाना हम सीख जाएंगे, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न है, सेल्स टैक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें उनको कैसे हैंडल करना है, अपील प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है। तो ये वो सारी चीजें आपको वो सिखाएंगे जो कि खुद टैक्सेशन की प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को लीड करते हैं सर माहिर आलम। और वो आपको डायरेक्टली अपनी जो कंसल्टेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिकली मार्केट में जाके उन स्किल्स को अप्लाई करके और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारे ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं। और इसमें हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बिगनर टू एडवांस रखा है। बिगनर टू एडवांस मींस कि जो अभी एंट्री लेवल के हैं तो वो भी अपनी टैक्सेशन को सीख सकें, जो मिड लेवल पे हैं और आगे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी रिवीजन भी हो जाएगी। क्योंकि बाजू का आपको चीजें आ रही होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल जब सिखाता है तो वो उसका सीखने का तरीका डिफरेंट होता है और उसमें आपके बाजू का हिडन जो चीजें हैं जो आपने शायद नहीं सीखी हुई वो भी आप सीखते हैं उसमें। तो आप वो भी सीखेंगे और आगे एडवांस लेवल की भी चीजें सीखेंगे। तो अल्टीमेटली इट विल रियली हेल्प यू टू गो टुवर्ड्स द एडवांस लेवल ऑफ टैक्सेशन। और इसके साथ साथ फिर हम इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, इस प्रोग्राम के शेड्यूल क्या है, इस प्रोग्राम की फीस क्या है, असेसमेंट कैसे होगी, प्रैक्टिकली आपको जो है वो क्विजेस कौन सी दी जाएंगी, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, क्या वो सर्टिफिकेट रिकग्नाइज होगा, कहाँ से रिकग्नाइज होगा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज के हम इस ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी? यस सर। आवाज मुझे कोई इतनी एनर्जेटिक नजर नहीं आ रही, नहीं यस सुनने में। सर, आई एम रेडी सर। Ready? चले जी, that's great. Okay. So now coming to the most important part कि what are the career opportunities of this training program कि जब आप taxation सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या different career opportunities है। I think this is the right time where I should call upon Sir Mahir Alam, क्योंकि वो खुद भी taxation की firm को lead कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लीड इफेक्टिव ट्रेनर के तौर पे पढ़ाएंगे भी सही। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू डायरेक्टली गेट इनसाइट्स फ्रॉम सर माहिर आलम, बट उसके लिए एक दफा जोरदार तालियां कर दें प्लीज। चलें जी, दैट्स ग्रेट। ओके सो सर वार्म वेलकम, आइए ज्वाइन कीजिए। और मैं एक सेकंड सिर्फ यहाँ पे ये कर दूं।
पिन कर। All right, over to you. Thank you. Thank you. Thank you for giving the charge. अस्सलामुअलैकुम। डिटेल इंट्रोडक्शन तो दे दिया मेरा। मेरा नाम सईद माहिर आलम है और मैं 2012 से प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2018 से मैं फर्म को लीड कर रहा हूँ। मेरी फर्म का नाम हैदर शमसी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हम ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, कॉर्पोरेट इन सारे एरियाज के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चूंकि ये सारी अलाइंड सर्विसेज है, एक एंटिटी जो है जब अपनी बिजनेस लाइफ साइकिल में इंटर होती है तो अपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके अपनी डिसोल्यूशन तक वो सारे मॉड्यूल्स को फॉलो करती है। वो बिजनेस डेवलप करती है, बिजनेस को अर्न करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है। जब वो प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसके अंदर से एंगल्स डेवलप होते हैं। प्रॉफिट शेयर होल्डर का है, कब शेयर होल्डर को जाएगा दैट इज अ बिजनेस डिसीजन, बट इसके कॉर्पोरेट लॉज हैं, कितना देना है, कब देना। उसके साथ जैसे प्रॉफिट इमर्ज होता है उसके साथ गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा चीजें जो है जिसको आप टैक्सेशन कहते हैं वो उसके साथ इमर्ज हो जाती है, जो उस प्रॉफिट में से शेयर गवर्नमेंट को जाएगा। सिमिलरली इस सारी चीजों की रिपोर्टिंग कैसे होगी, टैक्सेशन की रिपोर्टिंग होगी, वो किस तरह होगी, आप अपने प्रॉफिट की कंप्यूटेशन को कैसे रिपोर्ट करेंगे, उस प्रॉफिट को रिपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो टैक्स साइकिल है वो किस तरह होगी, प्लस आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिड्यूशरी या लीगल जिसको आप विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे जानते हैं वो किस तरह की जाएंगी और किस तरह रिपोर्ट की जाएंगी, दो मुख्तलिफ चीजें। तो कोशिश इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करने के पीछे ये थी कि एटलीस्ट इतनी वैल्यू एडिशंस की जाए कि अगर आप सर्विसेज किसी को देना चाहें तो फुल फ्लैश सर्विस ना भी दे सके बट एटलीस्ट मिनिमम लेवल, बेसिक लेवल की एडवाइजरी जरूर दे सके। और आप अगर सर्विस नहीं किसी को दे रहे तो आप इतने खुद को आप इनेबल कर लें कि आप अपने रिटर्न्स तो खुद से फाइल करें। दैट विल बी द मिनिमम, बेयर मिनिमम थिंग आउट ऑफ दिस कोर्स कि आप एटलीस्ट अपना टैक्स रिटर्न तो फाइल करें, वरना फिर फायदा क्या इस कोर्स को करें। सो आइडिया ये है पीछे कि सिंप्लीफाइड वर्जन में जब आप अपना रिटर्न आप फाइल करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ रिटर्न नहीं है, इंडिविजुअल का रिटर्न सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रिटर्न। तो एटलीस्ट वो आप फाइल करें और आप अगर अपने इसमें कुछ इनपुट अपनी डाल सकते हैं, अपनी वैल्यू एडिशंस में आप कुछ हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप अपनी फैमिली को, अपने क्लोज सर्कल उसमें फ्रेंड्स आते हैं उन्हें भी एडवाइजरी दे सकते हैं, उन्हें फाइलिंग में असिस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसके बाद कुछ एक्सपीरियंसेस अपने बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू तो हमें यकीन है कि आप उस तक जा सकते हैं कि आप अब उस सर्कल ऑफ एडवाइजरी को थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल तक भी ले सकते। सही, तो ये एक आइडिया है। बेनिफिट ये कि मिनिमम आपके पास इतनी स्किल्स हो कि जब आप किसी को जगह पे एम्प्लॉय हो, कहीं पे एम्प्लॉयड हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो कम से कम हो कि जो आपके सीनियर हैं जिनके पास टैक्सेशन की कमांड है आप उन्हें राइट टाइम पे राइट स्टेटस में असिस्ट कर सकते। दो कि वो असिस्टेंस 100% नहीं होगी क्योंकि कमांडिंग साइड डिफरेंट है, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो, लेकिन एटलीस्ट इतने स्किल जरूर हो कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप कर सकें, जो छोटे स्टेप्स हैं वो आप खुद से ले सकें। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, इस कोर्स और उसके आउटपुट। कोर्स की बेसिकली जो आउटलाइन है हम कोशिश करते हैं नॉर्मली, ये हमारे जो सेशन है ऑलमोस्ट मैं सेशन में यहाँ पे फरहान के साथ तकरीबन 2 साल से ज़्यादा मुझे हो गया। हम कोशिश करते हैं कि हम स्क्रैच से आपको पिक करें। रीज़न ये होती है कि स्क्रैच पे सब लेवल पे एट पार हो। आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो टैक्सेशन के वर्ड्स को सुनते तो आए बट एक्चुअली सिनेरियो क्या है वो बिल्कुल एक ही। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको स्टार्ट स्क्रैच से करें, फाउंडेशन को डेवलप करना शुरू करें, फाउंडेशन को उस स्टेज तक जरूर ले जाएं कि जहां पर आप एट पार होने की तरफ चले जाएं लोगों के, एंड देन फिर हम थोड़ा सा अपने आप को आगे ले जाएं। उसके अंदर एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया कि टैक्सेशन क्या चीज़ है। दूसरा जो पाकिस्तान में टैक्स का कानून है वो लागू किस पे होता है, बुनियादी सवाल है। कोई भी कानून है सबसे पहला क्या हम पे लागू होता है या नहीं, हम उसके एम्बेड में आते हैं कि नहीं आते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के अंदर हर वो ट्रांजैक्शन जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इनकम की डेफिनेशन को फुलफिल करती है वो उस पर एप्लीकेबल। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, वो ट्रांजैक्शन कौन करेगा जिसके ऊपर ये टैक्स लागू,
द पर्सन, ये दो चीज, ट्रांजैक्शन एंड द पर्सन डूइंग दैट ट्रांजैक्शन। तो इस पूरे कानून की एप्लीकेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए ये बेसिक है कि आपको ये पता हो कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिस पे अप्लाई होगा, या वो कौन आदमी है जिसके करने पे अप्लाई। अगर ये दो सवालों के जवाब आप सिनेरियो में से पिक कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप आधा सिनेरियो सॉल्व कर चुके। रीजन इसलिए कि इसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि रेजिडेंट आदमी वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है। अब यहां पे ट्रांजैक्शन एंड पर्सन दोनों में बात की हमने। ट्रांजैक्शन क्या है मेरे पास, वर्ल्ड वाइड इनकम, और वो जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या है, रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, अब रेजिडेंट पर्सन एक लफ्ज आए, रेजिडेंट पर्सन हम कॉमन लैंग्वेज में किससे समझते हैं? आपके ख्याल में रेजिडेंट पर्सन से क्या मुराद हो सकती है? सर लोकल पीपल्स, डोमेस्टिकली जो भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर हैं, वो जितने भी पर्सन हैं उनको रेजिडेंट कहेंगे, जो वहां पे रह रहे हैं। ये बिल्कुल आपने जो जो जुमला अभी कहा, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बट मेरा ख्याल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उससे डिफर करता है। पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो दैट इज द लीगल डेफिनेशन कि वो आदमी जो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल डेफिनेशन, उसके अंदर 180 दिन या इससे ज्यादा रहेगा, तो इसको हम कहते हैं जो 181 दिन तक रह गया, 180 दिन। सही नहीं, 6 months। 80 क्रॉस होगा, 6 महीने उसको कहते हैं, तो वो 6 महीने 360 दिन का जो पाकिस्तान में फिजिकली रह गया वो कहलाएगा रेजिडेंट पर्सन। ये बात हो रही है नेचुरल पर्सन की, मैं और आप, आर्टिफिशियल पर्सन की अभी बात नहीं, हम आर्टिफिशियल की सेकंड में, ये रेजिडेंट पर्सन। अब इस रेजिडेंट पर्सन के अंदर क्वेश्चन अराइज होगा, अगर वो ब्रिटिश हुआ तो क्या होगा, अगर वो यूएस बेस्ड सिटीजन हुआ तो क्या होगा, अगर वो अमेरिकी हुआ तो क्या होगा, इंडियन हुआ, बांग्लादेशी हुआ तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर वो शख्स जो 180 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद होगा इन अ टैक्स ईयर, सीक्वेंस की बात नहीं है, वो भले 2 महीने रहा हो, फिर 1 महीने चला गया है, फिर 1 महीने के लिए आया, फिर 2 महीने के लिए चला गया, लेकिन इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर मोर देन 180 डेज वो पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद रहा, तो वो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्स, उसने जो दुनिया में कमाया पाकिस्तान में उसका टैक्स देगा, सब्जेक्ट टू अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स ट्रीटी एंड टैक्स ऑलरेडी पेड। अगर उसने बाहर के मुल्क में कुछ कमाया और उस पर टैक्स दे दिया तो उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है सर, सर सिमिलरली अगर एक पर्सन यहाँ से पाकिस्तान से अगर बाहर जा रहा है फॉरेन, तो वहां पे अगर 180 डेज हो जाएंगे तो क्या वो वहां का फिर टैक्स पे करेगा? अदरवाइज यार 180 डेज तो पाकिस्तान है, दुनिया में जो ये कानून रेजिडेंसी का ये 120 डेज का है। ओके ओके सर, ठीक है, तो अगर वहां 120 डेज रह गए तो आप वहां के रेजिडेंट हो जाएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए वहां टैक्सेबल होंगे, जैसे यूएस का है और यूके का है, सिंपल वर्जन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बस। अच्छा, अब ये वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन के मैंने आपको बताया कि टैक्सेबिलिटी पाकिस्तान में होगी। क्या करेंगे हम, वर्ल्ड वाइड इनकम को हम जो है वो क्लब करेंगे, जो भी उसके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल होता है हम स्लैब अप्लाई करेंगे, लाइबिलिटी इमर्ज हो जाएगी, उस लाइबिलिटी में से जो टैक्स पे हो गया है बाहर उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसका क्रेडिट देंगे। बट कंप्यूटेशन एस्पेक्ट के लिए आपको वर्ल्ड वाइड इनकम लेनी है, और इसकी इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन ये कि जब इनकम क्लब होती है तो आपकी स्लैब हाई होती है, क्रेडिट आपको मिलेगा सिर्फ बाहर की इनकम पे, लेकिन जो पाकिस्तान की इनकम रह गई है उस पर आप हायर रेट ऑफ टैक्स एग्जिस्ट हो। सो दैट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड। सिमिलरली एक हमने चीज देखी रेजिडेंट पर्सन, इसका अपोजिट कौन होगा, नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट पर्सन के केस में क्या होगा, रेजिडेंट पर्सन तो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट पर्सन के साथ क्या होगा, कानून कहता है कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए टैक्सेबल है। एक आदमी पाकिस्तान में आया, 50 दिन रह के चला गया, लेकिन उस 50 दिनों में इसने बिजनेस किया, एम्प्लॉयमेंट की, सर्विस प्रोवाइड की, व्हाटसोएवर, वो जो उसने पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी की वो उस पर जो टैक्सेशन होगी वो पाकिस्तान में उसके लिए लाएगी।
तो यहाँ टैक्स देगा, हाँ, अब जहां वो रेजिडेंट होगा उसको वहां पे क्रेडिट मिलना है, लेकिन टैक्स यहाँ देके जाएगा यहाँ की। जिस तरह हमने रेजिडेंट पर्सन को टैक्स क्रेडिट दिया वहां के टैक्स पेड पे, इसी तरह नॉन रेजिडेंट पर्सन को यहाँ के टैक्स पेड पे क्रेडिट। लेकिन ये फंडामेंटल है। क्यों फंडामेंटल है? कि जब आप किसी चीज, किसी पर्सन, किसी टैक्सेशन को देखने जाते हैं और आपने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल लूज कर दिए, तो आपने एक्चुअली उसकी टैक्स कंप्यूटेशन ही आउट, आपने उसकी रिटर्न फाइलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें मिस कर दी, फंडामेंटल मिस कर दी। रेजिडेंट आदमी की फॉरेन सोर्स इनकम आपने मिस कर दी, रेजिडेंट आदमी की फॉरेन इनकम आपने अगर मिस कर दी, तो क्या आपने उसकी कंप्यूटेशन सही की? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल फ्लॉ। तो आपने तो समझा जो यहाँ कमाया है इसने, जो बैंक में आया है, बस उसके लिए होगा। उस आदमी ने आपको बताया नहीं, या बताया आपने उसको नोटिस नहीं किया कि जो बाहर था, बाहर भी बैंक है, बाहर भी इनकम थी, इट शुड बी क्लब इन द इनकम ऑफ दैट पर्सन इन पाकिस्तान। सो दैट इज द फंडामेंटल। यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्या है, कैसे है, इसके पीछे और क्या ग्रेविटीज हैं, कितनी इसके अंदर एंगल्स हैं, एक्सप्लोर होंगे। सेकेंडली, हम जब फंडामेंटल्स अपने आप को थोड़ा रेस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जी हमने ये तो तय कर लिया कि किस पे क्या टैक्सेशन, किस सिस्टम होगी। ट्रांजैक्शंस कौन सी है जिनको पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स करता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस को इन टैक्स पर्पस के लिए 5 चीजों में क्लासिफाई कर, 5 बड़ी चीजें। कहता है आपकी इनकम या तो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, कैपिटल गेन्स होगी, या अब जो कुछ रह गया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये 5 हेड ऑफ इनकम है, छठा नहीं है कोई। इन्हीं के अंदर चीजें, इनको क्यों डिस्टिंग्विश किया गया, मैं इसके रीजन में, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओरिजिनली 2001 में आया था, तो इन 5 हेड्स की टैक्सेशन डिफरेंट, सैलरी की टैक्सेशन डिफरेंट है, जो आज भी डिफरेंट है, स्टिल वही चीज सैलरी रहती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्स होती थी, वो किसी इनकम के साथ ना मर्ज होती थी, ना किसी इनकम का इंपैक्ट उसके साथ इफेक्ट लेता, सेपरेट टैक्स होती थी, सेपरेट रिपोर्ट होती थी, रिटर्न के अंदर सेपरेट पोर्शन, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसी तरह कैपिटल गेन्स, आज भी कैपिटल गेन्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक तो है, लेकिन कुछ हिस्से उसके नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हमेशा से आपके पास जो थी ये नॉर्मल ब्लॉक है, इसके अंदर चेंजेस नहीं है, लेकिन चूंकि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 80% एरिया कवर करता बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो इसलिए इसको सेपरेट ब्लॉक रखना था, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को अलग किया। और उसके बाद इन्होंने कहा जो इनकम आपकी इन चारों के अलावा है, टैक्स तो हम सब पे लेंगे, हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये 5 हेड्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, घूम फिर के सारी बातें इन्हीं हेड्स के अंदर घूमती रहती। आप जब भी जाएंगे 400 तकरीबन कुछ सेक्शंस मिल मिला के हो जाते हैं, ये 250-300 ऑर्डिनेंस के, कुछ रूल्स के, लेकिन ये सब मिलके इन्हीं के लिए घूमते हैं। सिनेरियो ये है कि हमारे पास इन इनकम स्ट्रीम के अंदर अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होनी है कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजैक्शन क्या है। जब वो आइडेंटिफाई करेंगे तो उसकी टैक्सेशन हम उसके अंदर किस तरह करेंगे, और उसकी करने के बाद हम ये असेस करेंगे कि क्या ये करने के बाद दूसरी इनकम से साथ मर्ज हो जाएगी, और मर्ज होने के बाद दोबारा इसको टैक्स होना है या नहीं। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। सिंप्लिसिटी तो ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आपकी है और कोई इनकम नहीं है, दैट इज द मोस्ट सिंपल वे ऑफ कंप्यूटेशन। स्लैब्स अप्लाई होंगे, टैक्स इमर्ज होगा, वो टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्ट कर चुका, लेकिन हमें इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करना। सिमिलर थिंग हम अपने कोर्स में एक चीज थोड़ी सी बेहतर ये करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको बेहतर हो, कि मैं कोर्स को जो ड्राइव करता हूँ वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कोई स्टैंडर्ड नोट्स डेवलप करके मैं देता हूँ। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी को डील करते हैं, उसमें लिखा हुआ क्या, सिंपल रीडिंग, उसको बेयर रीडिंग कहते हैं, उसके इफेक्ट क्या है, हर लफ्ज का अपना मतलब कैसे, जैसे मीन्स एंड इंक्लूड्स, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो स्टार्ट होंगे मीन्स से या इंक्लूड से। इनकम ये सैलरी का जो सेक्शन है 12, वो स्टार्ट दोनों से होता है, वाइज सेक्शन है पूरे ऑर्डिनेंस, इसमें मीन भी है इंक्लूड भी है। मीन्स का मतलब ये, जब कोई सेक्शन मीन से स्टार्ट होगा मतलब कि जो इसके अंदर लिखा है बस यहीं तक आप रिस्ट्रिक्टेड है, खत्म। और इंक्लूड या वाइज का मतलब जो जो लिखा ये तो है और भी है,
सैलरी वाली डेफिनेशन 12 जो है हमारे पास सेक्शन 12 सैलरी का है, वो कहता है मींस एंड इंक्लूड्स। तो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं अपने कोर्स में कि हम जब आपको ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ कंप्यूटेशन पे लाएं, हमारी थर्ड ईयर लेयर ये हो कि हम आपको रिपोर्टिंग का एस्पेक्ट भी आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करें। हम यहाँ पे किसी को वॉलंटियर कर लेते हैं फॉर आईआरएस पर्पसेस, या हम खुद अपने आईडी पासवर्ड जो भी यूटिलाइज करके आईआरएस जो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग करने का पोर्टल है, उसके अंदर कहाँ पे ये नंबर जो हमने कैलकुलेट किए ये कहाँ पे प्लॉट, इनकम टैक्स का रिटर्न ओपन कैसे होगा, सैलरी अगर आपके पास होनी है रिटर्न में रिपोर्ट तो किस जगह पे सैलरी के नंबर्स कहाँ रिपोर्ट होंगे, फॉर्म सबमिट, इसको हम रिटर्न फाइलिंग, हम इस एंगल तक यानी इंसेप्शन टिल कंक्लूजन, कंप्यूटेशन टिल फाइलिंग, इस साइकिल को हम कोशिश करते हैं हम। इसीलिए मैंने कहा कि ये वैल्यू एडिशन इतनी है कि एटलीस्ट वेयर मिनिमम कम से कम क्या गुजरा ये हो कि आप अपना रिटर्न तो फाइल करेंगे। अगर आप समझते हैं आपकी ग्रिप अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, तो घर वालों का भी कर दो, उससे अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है आप दोस्तों का भी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं और आपके पास इतना स्किल एक्सपीरियंस है तो फिर आप अपने आप को मोनेटाइज करें। मोनेटाइज का मतलब कंसल्टेंसी फॉर मनी में। अगर आप समझते हैं ऐसा नहीं है तो ना, कि वो कभी कभी कहते हैं ना कि वो कुछ एम्बिशन जो होते हैं ना वो डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतनी बुरी तरह तबाह करेंगे कि आप आइंदा खुद भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स द थिंग। आगे बढ़ना अच्छी चीज है बट कैलकुलेटेड वे में, लंबी जंप जो होती है वेरी तंग करता है। सो ये एक पूरा स्ट्रक्चर टैक्स का, हम इसको इसी तरह से जो है वो गवर्न करते हैं, लेके चलते हैं। हमारे पास ये सारे सेक्शंस का आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे मैंने आपसे डिस्कस, इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत छोटा पोर्शन है। मैं उसको अगर गिन के कहूं, दो सेक्शन 12 और 13, एक विदहोल्डिंग का 149, रूल्स के अंदर 3 रूल्स है, 5 4 5 है, 5 6 और एक मेरे ख्याल से दूसरा है, ये 3 रूल्स हैं। सेकंड शेड्यूल में 3 या 4 क्लॉजेज हैं एग्जेम्पशन, दैट्स ऑल। मतलब अगर मैं इसको सम अप करूं तो 3 पेज में ऑर्डिनेंस के अंदर से इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयरिंग और उनकी फाइलिंग का जो स्टेटस है वो अब 74% जो रिटर्न है, बल्कि 76% रिटर्न जो है वो सैलरीड क्लास में। तो वॉल्यूम ऑफ रिटर्न या फाइलिंग जो है वो सैलरी, वैल्यू बिजनेस साइड पर वॉल्यूम है। सैलरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सैलरी के डायमेंशंस दो कैसे, एक आप हैं एम्प्लॉय रिसिपिएंट ऑफ द सैलरी, एक है एम्प्लॉयर पेयर ऑफ, दोनों के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर साल भर चलेगी, वो साल भर सैलरी दे रहा है, वो साल भर आपकी सैलरी से टैक्स काटेगा। सिर्फ काटने पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी, वो जो टैक्स काटेगा काटने के 7 दिन के अंदर जमा कराएगा। जमा कैसे कराएगा, उसका चालान बनाएगा, चालान को पीएसआईडी कहते हैं। अच्छा, पीएसआईडी बनाने के लिए एम्प्लॉयर को क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस के अंदर जो है वो बॉटम लाइन ये कि वो चालान बनाने के लिए 1 2 3 4 एम्प्लॉइज हैं तो ठीक है, अगर 500 एम्प्लॉई है तो क्या करेगा। तो उसमें फिर वो जो हमारे पास एक कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ प्रोफार्मा होता है, इसके वेबसाइट पे अवेलेबल, वो प्रोफार्मा एक बार डेवलप करना पड़ेगा, एक बार पेन लेना पड़ेगा। वंस वो डेवलप हो जाएगा तो फिर हर मंथ उसको चेंजेस करेगा, सर चेंज ऐसा उस अपलोडिंग की वजह से उसका टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगी, कैलकुलेशन, ये उसको हर महीने करना है क्योंकि उसको साल में 12 करने। एम्प्लॉय को क्या करना है, हर महीने पे स्लिप लेनी है, टैक्स विदहोल्डिंग के चालान जो उसके हो गए वो उसके आईआरएस में इमर्ज होती तो ठीक है, वरना वो ले ले साल के आखिर में वो रिटर्न फाइल करे। एम्प्लॉयर के पास सिर्फ 12 महीने का रिडक्शन इन पेमेंट नहीं है, एम्प्लॉयर को इस पेमेंट को हर क्वार्टर में भी सबमिट करें एज ए विदहोल्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 160। ये एम्प्लॉयर की एडिशनल। अच्छा, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई। 149 कहता है कि एम्प्लॉयर टैक्स सही काटे वरना पेनल्टी होगी। अब सही काटने के लिए एलिमेंट कहां पे, सैलरी कांस्टेंट है पूरे साल, कोई मसला नहीं, जो जुलाई में कैलकुलेट हुई वो जून तक चलेगी, नो इश्यूज। प्रॉब्लम ये कि अगर बीच में बोनस इशू हो गया देन व्हाट विल हैपन, इंक्रीमेंट आ गया व्हाट विल हैपन, एम्प्लॉय चला गया कोई मसला नहीं, मिड ऑफ द ईयर कोई एम्प्लॉय आ गया देन हाउ इट्स गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। तो एम्प्लॉयर साइड पे सैलरी का हिस्सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है, एम्प्लॉय साइड पे नहीं। एम्प्लॉय के लिए जिंदगी है सैलरी प्रोस्पेक्ट, एम्प्लॉयर के लिए मुश्किल है बीइंग विदहोल्डिंग।
वो हम एस्पेक्ट इंशाल्लाह देख लेंगे प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं। आप अगर कहीं एम्प्लॉई हैं, आपको कंपनी के कोई 100 आदमियों का पेरोल चलाना है, तो आपको पहली जुलाई से लेकर 30 जून तक कितने मसाइल हो सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है हम उसको नंबरिंग करके डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर हूँ तो मुझे क्या हो सकता है, ये हो सकता है जुलाई में मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा, मैं सैलरी जो टैक्स बनेगा 12 महीने का बनाऊंगा, डिवाइड बाय 12 करूंगा, पहले महीने की सैलरी से उसको माइनस कर दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब बोनस देने के वक्त आया दिसंबर में, सबकी सैलरी दोबारा रिवाइज होगी। अब रिवाइज होने के बाद कैलकुलेट करूंगा टैक्स को दोबारा में, जो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया वो माइनस करूंगा, जो रिमेनिंग रह गया उसको रिमेनिंग मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। फिर इंक्रीमेंट का कोई आएगा तो दोबारा साइकिल करूंगा, और आखिर जून में मैं फिर दोबारा सारी कैलकुलेशन करूंगा कि पूरे साल में जो सैलरी दी गई और जो टैक्स काटा गया क्या वो इक्विलेट है। ज्यादा कट गया है तो कम मैं उसमें से कर दूंगा, जून की सैलरी में से कम काटूंगा, और अगर कम कट गया तो जून की सैलरी में से मैं, क्योंकि वंस जून क्रॉस हो गया तो टैक्स ईयर क्लोज हो गया, फिर उस टैक्स ईयर का सैलरी मैं नहीं कर सकता। तो मुझे जून में बीइंग एम्प्लॉयर उसको देखना है। ये मैं नया आदमी आ गया अगर, तो मैं क्या करूँगा, जनवरी में किसी आदमी ने ज्वाइन कर लिया तो मैं उसकी विदहोल्डिंग को कैसे स्केच करूँ। तो यहाँ एम्प्लॉयर पे रिस्क आ जाता है कभी कभी उसको फेवर देने के चक्कर, वो एस्पेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हम इसको कवर करेंगे, पीएसआईडीज कैसे डेवलप होती है वो हम इसको कवर करेंगे, 165 की रिपोर्टिंग कैसे होगी इसकी वो हम इसको साथ साथ कवर करते चलेंगे। यही सिमिलर ट्रांजैक्शन जो है सैलरी के बाद अगर हम देखें कॉम्प्लिकेटेड, तो बिजनेस में आती है। बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर का जो रोल है या कंपनी का रोल है वो दोनों साइड, अपना रिटर्न तो फाइल आप करेंगे, अपने प्रॉफिट पे टैक्स देंगे। अच्छा, टैक्सेशन में सिर्फ प्रॉफिट एंगेजमेंट नहीं है, पाकिस्तान में जो बिजनेस की इनकम पे टैक्स है वो 3 प्रॉन, प्रॉफिट, रेवेन्यू या अकाउंटिंग प्रॉफिट, इनमें से जो हायर होगा वो पे होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन ये 1 बाय 1 इसको सॉर्ट आउट। उससे ज्यादा साल के 12 महीने में जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वो है विदहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस, कि आप जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं परचेज की, एक्विजिशन सर्विसेज की, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, रेंट की, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके साथ एक रोल एसोसिएटेड है, उसको कहते हैं हम विदहोल्डिंग एजेंट। तो हर ट्रांजैक्शन की नेचर के हिसाब से आपको उसमें से टैक्स कम। अगर आप गुड्स की पेमेंट कर रहे हैं तो किसका कितना डिडक्शन में जाएंगे, आप सर्विस की कर रहे हैं तो डिडक्शन क्या, रेंट की कर रहे हैं तो कब डिडक्शन करेंगे, कितनी करेंगे। सिमिलरली आप एम्प्लॉई हैं, 149 सैलरी की कर रहे हैं तो आप उसमें गुड्स में भी कुछ कंसेशनल गुड्स हैं उनके रेट डिफरेंट है, कुछ नॉर्मल गुड्स हैं, फाइलर है तो क्या होगा, नॉन फाइलर है तो क्या। ये सारे एस्पेक्ट्स आपके बीइंग ए विदहोल्डिंग एजेंट। फिर वो रोल आपका कि टैक्स तो काट लिया है, 7 दिन में जमा कराना है, जमा कराने के लिए पीएसआईडीज बनेंगी, ऐसे बनेंगी वो वैसे ही बनती है। सर ये पीएसआईडीज जनरेटेड होती हैं या हमें खुद क्रिएट करनी ये है? आपको खुद क्रिएट करनी है, क्योंकि आपने जिनके साथ बिजनेस किया उनके पर्टिकुलर्स आप जानते हैं, आपने जिनके साथ बिजनेस किया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप जानते हैं, कितना अमाउंट पे किया आप जानते हैं, फाइलर था नॉन फाइलर था वो आपको पता है। तो ये सब कुछ आपको एक मॉड्यूल में अपने पास फिक्स करके उसकी पीएसआईडी जनरेट। और ये याद रखिए कि ये हम इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में 2 एज सॉर्ड कहते हैं, विदहोल्डिंग को, दो धारी तलवार। अगर टैक्स गलत कटा जेब से देना है, अगर टैक्स नहीं काटा जेब से देना है, अगर टैक्स नहीं काटा तो जेब से देना तो देना है, जो एक्सपेंस है उसका वो भी डिसअलाउ। इसीलिए हम इसको 2 एज सॉल्व, तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी बिजनेसमैन। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल क्रूशियल है। हमारे पास अगले इसमें एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इस विदहोल्डिंग के अलावा नॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग, मुझे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखना। ये आजकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हर चीज आईआरएस पे अपलोडेबल है, आपको रिकॉर्ड आईआरएस पे अपलोड कर सकते। आपका मॉनिटरिंग का 161 की जो प्रोसीडिंग्स है कंपनी की वो हर साल की होंगी, भले वो 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, लेकिन होंगी हर साल। ऑडिट आपका 2-3 साल में एक बार हो सकता है। आपके पास रिकॉर्ड कैसा होगा, जब आपकी बारी आए इन चीजों को प्रेजेंट करने की तो आप एफबीआर में प्रेजेंट कर सकते। हम तो अभी बात कर रहे हैं कंप्लायंसेस की, स्टेटमेंट फाइल हो गई, लेकिन आपके पास क्या है तो ये याद रखिएगा, जो आप पेमेंट करते हैं उसका वाउचर जो आपके पास है सिर्फ वो एक पेपर काफी नहीं है, आपके पास उसके पीछे चेक की कॉपी भी होनी चाहिए, आपके पास उसके पीछे जो आपका वेंडर है उसकी एफबीआर की प्रोफाइल भी होनी चाहिए कि वो वेंडर उस वक्त फाइलर था।
और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उस वक्त की प्रोफाइल भी होनी चाहिए कि बंदा उस वक्त ना सस्पेंडेड था ना ब्लैक लिस्ट, वरना ये पूरी ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड हो जाती है। गेटिंग अलॉन्ग विद अदर प्रोसीजर डॉक्यूमेंट, आपके पास डीसी होना चाहिए, आपके पास जीआर होनी चाहिए, व्हाटएवर जो भी इनवॉइसेस होनी चाहिए, पीओ, ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइटम आपके पास होनी चाहिए। ये रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह होनी है ये आपका इंटरनल मैटर है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, अगर एक पर्सन अनरजिस्टर्ड हो और हम उससे परचेज करते हैं तो अगर मोस्टली ऐसा होता है कि काफी सारे रजिस्टर्ड भी होते हैं और काफी होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो फिर हम लोग उसकी कैसे अलॉटमेंट करेंगे टैक्स के अंदर? यार अनरजिस्टर्ड से मुराद इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में या दोनों में? सर अगर इनकम टैक्स में करा जाए तो? यार अगर इनकम टैक्स में तो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर है तो उसकी विदहोल्डिंग नॉन फाइलर की होगी, ठीक है। ओके सर। सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है तो आपको अगर कंपनी है तो 5% आप विदहोल्डिंग करेंगे, अगर नहीं है तो आप 5% विदहोल्डिंग नहीं करेंगे। इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग के अलावा 5% की बात है ये सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग है। अच्छा, ये दोनों अमाउंट मर्ज होके जाएंगी ना, फर्दर टैक्स जो लगेगा? सॉरी मैं सवाल नहीं समझ सका आपका। सर जो आप अमाउंट की बात कर रहे हैं, बोथ अमाउंट्स इंक्लूड होंगी ना टैक्स के अंदर, लाइक इनकम टैक्स की भी होगी और सेल टैक्स की भी होगी, फर्दर जो 5% लगेगा अनरजिस्टर्ड? देखिए नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा देखिए, इनकम टैक्स की जो विदहोल्डिंग होती है ना बेसिकली वो ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनवॉइस है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? वैल्यू ऑफ इनवॉइस प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है। जब सेल्स टैक्स के एलिमेंट में हम आते हैं तो उसमें इनकम टैक्स ऐड नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स कभी भी इनवॉइस का पार्ट नहीं है। ओके ओके सर। इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लायबिलिटी है, वो कभी भी इनवॉइस पे इमर्ज नहीं होती, ओके ओके सर। ठीक है। तो आप उसके अंदर 5% जो आप डिडक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ इनवॉइस ले लीजिए आप। सही है सर, सही है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो इश्यूज। यहां तक तो ये कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बिजनेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो एस्पेक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को अकाउंट्स का तजुर्बा है, अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स बिल्कुल होंगे, सेल परचेज लाइक दैट। ये पूरा जब पीएनएल हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आप बॉटम में देखते हैं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एक लफ्ज आता है टैक्सेशन, फिर बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके ऊपर रेट अप्लाई हो जाता है? द आंसर इज नो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसका मतलब कि वो वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है जिस पे टैक्स का रेट अप्लाई हो रहा है। सही, वो क्यों डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को डिसअलाउ करता है और उसके अगेंस्ट में अपने आप अलाउंसेस आते हैं। इसमें सबसे फंडामेंटल क्या है? डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, उसका पूरा एक शेड्यूल है टैक्स डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग डिसअलाउ होगी, टैक्स अलाउ कर देगा। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऐसी लायबिलिटीज, बिजनेस लायबिलिटीज जो 3 साल से पे नहीं हुई उन्हें भी नहीं मानते, उनको रिवर्स कर दो। अकाउंटिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होती। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैश एक्सपेंसेस को नहीं मानते। हर वो एक्सपेंस जो क्रॉस चैनल से हुआ, चाहे चेक हो या ऑनलाइन पेमेंट, उन्हें मानते हैं। अकाउंटिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकलता है कि देयर मस्ट बी अ सम सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन in between accounting profit and taxable income, and there must be some sort of items which need to be included and excluded to arrive at taxable income, ठीक है। तो ये एक असल रिकंसिलिएशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसमें सारी स्टोरी इस रिकंसिलिएशन की। ये डायरेक्ट पीएनएल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्स प्रॉफिट। इसीलिए आप कभी अगर कोई पब्लिश अकाउंट देखेंगे तो जो टैक्सेशन का नोट होता है ना उसके नीचे की रिकंसिलिएशन आ रही है 4-5 आइटम। कोई भी पब्लिश अकाउंट, कभी हम इस पर चलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये दिखाते हैं पब्लिश अकाउंट में कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में 29% का रेट लगाऊं अगर, तो जो टैक्स का अमाउंट आएगा और जो मेरा टैक्सेशन का अमाउंट है वो डिफरेंट क्यों है? वो इस वजह से कि कुछ आइटम जो ऐड हुए डिस अलाउंसेस की वजह से, उनका इम्पैक्ट हमने किया। कुछ अलाउंसेस जो हमारे पास अलाउ हुए एप्लीकेबिलिटी की वजह से, उनका इम्पैक्ट नेट हुआ। जब वो दोनों आप एडलेस कर लेंगे तो देखिए आप टैक्स आ जाएगा। दैट इज द कोर ऑफ टैक्सेशन ऑन बिजनेस, ये कोर है, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान होती तो दुनिया बहुत तेज चलती, लेकिन हर चीज सीखी जा सकती है। कोई ऐसा इल्म नहीं है दुनिया में सीखा नहीं जा सकता।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आजकल जो है वो एक हॉट इशू चल रहा है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में यहाँ पे दो कॉर्नर जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टच करता है। एक करता है इक्विटी सिक्योरिटीज, शेयर, जिसको ये बेसिकली इक्विटी सिक्योरिटीज है ना, मालिकाना उपक्रम, इन पे बात करता है। ये आसान है, 1 जुलाई 25 के बाद से जो शेयर बिकेगा 15% उसके ऊपर गेन टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, दैट्स ऑल। कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट। दूसरी आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सॉरी गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, घर, वो सारे इमूवेबल सारे, वो भी 1 जुलाई 25 से। अब ये कि जो प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2025 के बाद खरीदी गई और अब वो जब भी बेची जाएगी, चाहे 100 साल के बाद चाहे 200 साल के बाद, उस पर जो गेन होगा वो 15% पे टैक्स, लॉ स्लैब खत्म। लेकिन उससे पहले कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई है 1 जुलाई 25 से, तो 1 जुलाई 25 गलत कह रहा हूँ, 1 जुलाई 24 से जो टैक्स सेशन माय बैड, 1 जुलाई 24 पहले जो भी खरीदी गई है उस पर स्लैब लगेगा जो दिया हो, होल्डिंग पीरियड वाला कि 1 साल से कितना होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो चलेगा। जो 1 जुलाई 24 से बाद खरीदी गई जो भी प्रॉपर्टी अब जब भी बिकेगी उस पर जो भी गेन होगा वो 15% टैक्स होगा। चेक करना क्लोज। ठीक है, इससे एक एफिलिएटेड आइटम है, आपने भी सुना होगा, वो है 7E, सेक्शन 7E, डीम्ड इनकम ऑन आइडल प्रॉपर्टीज। इनका नाम ही डीम्ड। वो ये कहता है कि जी आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हैं और आप उन प्रॉपर्टीज का कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप हम ये एज्यूम करेंगे कि आप उन प्रॉपर्टीज की जो एफबीआर वैल्यू उसका 5% अर्न कर रहे हैं और आप हमें 5% का 20% दें, जो मल्टीप्लाई आप करें तो एक्चुअली उसकी एफबीआर वैल्यू का 1%। तो हर आइडल प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यू का 1% आप हर साल देंगे, दैट इज सेक्शन 7। ठीक है, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स है। एक्सक्लूजन्स क्या है? नंबर 1, वो प्रॉपर्टी जिस पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपके प्रोफाइल में आ रही है उसको हटा दें, तो क्या आप ऑलरेडी उस पर बिजनेस करके बिजनेस पे टैक्स दें। कॉन्सेप्ट क्या है? उस पे से इनकम आ रही है, टैक्स आ रहा है। सेकेंड, वो प्रॉपर्टी जिसमें से रेंट आ रहा है और रेंट पे आप टैक्स दे रहे, फिर कॉन्सेप्ट वही है कि आप उस पर इनकम आ रही है, आप टैक्स दे रहे। थर्ड, कोई एक प्रॉपर्टी आपकी अपनी मर्जी आप उसको एक्सक्लूड करो। कॉन्सेप्ट ये था कि हो सकता है वो आपकी रिहायशी प्रॉपर्टी, जिस वक्त ये डाला गया था ऑर्डिनेंस में उस वक्त लॉ मेकर का यही माइंड था कि एक प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहे हैं उनको एग्जेम्प्ट। ठीक है, बाद में जो है लोगों ने प्रेशराइज करके उसको इस तरह टिल्ड करवा दिया कि आप अपनी मर्जी की कोई भी प्रॉपर्टी है आप उसका फायदा। ठीक हो गया, 3 तो हमारे पास ये हो। चौथी, वो प्रॉपर्टी जो इसी साल परचेज हुई और परचेज का जो हमारा टैक्स है 236K में वो हमने पे कर दिया। ठीक है, फिर आता है जो आपको फौजियों को के शहीदों को जो मिलती है प्रॉपर्टी वो एक्सक्लूड हो गई। नहीं, सेल की बात नहीं हो रही, गेन पे टैक्स होगा, ये तो होल्डिंग की बात है। होल्डिंग, आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना, आप इससे कोई इनकम जनरेट। तो ये एक्सक्लूड करने के बाद जो प्रॉपर्टीज आपकी बच गई और उनकी एफबीआर वैल्यू क्यूमुलेटिवली 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उन सारी प्रॉपर्टीज की एफबीआर वैल्यू का 1% एज ए टैक्स हर साल फिर किसी पे नहीं, सब माफ। ठीक है, ये एक हॉट इशू। ये हॉट इशू इसलिए कि आप जब ये 7E को अपने रिटर्न के साथ पे करेंगे, इसका पूरा एक पोर्शन है, पूरा फॉर्म है, और पे करने के बाद अब अगर आपने ये प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो जिस वक्त तक आप उस आईआरएस के फॉर्म में से इसका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करेंगे कि आपने टैक्स पे कर दिया या ये आपने डिक्लेयर कर दी, तब तक रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। ये है इसके अंदर की पॉइंट। 7E का जो सर्टिफिकेट है जो आपके रिटर्न से जनरेट है, वो जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे रजिस्ट्रार जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। सर एक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी तो उसमें वो आप लिख देंगे 1 कैपिटल एसेट है, इस पे टैक्स नहीं बनता, सर्टिफिकेट में आ जाएगा 1 कैपिटल एसेट, सर्टिफिकेट लाजमी चले। नहीं, उसमें उसने उसूल क्या दिया कि आपको 1% टैक्स देना है ना,
अब पहले अगर आप फाइलर हैं तो आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप सर्टिफिकेट जब तक नहीं लाएंगे मिलते। आप नॉन फाइलर हैं तो क्या होगा, वो आपसे 1% का टैक्स भरवाएगा। तो चालान 1% 7E का भरवाएगा तो ट्रांसफर कर। आइडिया तो इसके पीछे यही है ना कि आपने अगर रिटर्न में किया तो 1% पे रिटर्न के साथ कर दिया। अगर आप फाइलर नॉन फाइलर है तो आप भरवा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट्री चीज है, इसके बगैर प्रॉपर्टी नहीं हो रही। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं हो रहा। डीएचए में तो वैसे भी बहुत तंग है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, वन कैपिटल एसेट ओन बाय द टैक्स पेयर जो होता है उसी के अंदर अगर हम कोई रेंटल अमाउंट ले रहे हैं तो क्या उसकी भी ट्रीटमेंट टैक्स के अंदर होगी अदर, क्योंकि वो तो एग्जाम्ड होती है राइट, या किसी यार देखो देखो दो चीजें हो गई ना। ये अब जो चीज वन कैपिटल है वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। यस अब आप रेंट अगर उसकी ले रहे हो, रेंट को ऑफर कर रहे हो, तो आपके पास तो दोनों साइड से एग्जेम्पशन आ गई। तो एग्जेम्पशन जो होगी वो 7E वाली होगी आपके पास। जी जी रेंटल इनकम पे तो एग्जेम्पशन नहीं होगी ना, वो तो टैक्स देना ही देना है। ओके 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 सर, थैंक यू। अब इसके अंदर कुछ टैक्स प्लानिंग आ जाती है। देखें, एक उसूल याद रखिएगा, कानून में प्लानिंग अलाउड है, एवेजन अलाउड नहीं है। टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, टैक्स एवेजन नहीं। टैक्स प्लानिंग क्या है 7E, ठीक है, मैं उसको फंडामेंटल। टैक्स प्लानिंग ये है 7E में, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर लूं जितनी भी है, उनकी एफडीआर वैल्यू को डिटरमाइन करूं और वैल्यू वाइज उनको सॉर्ट कर लूं। जो सबसे बड़ी वैल्यू की प्रॉपर्टी है वो वन कैपिटल में बाहर कर दूं, ठीक है। उसके बाद जिस पे इनकम आ रही है वो बाहर कर। आइडिया ये होगा कि मैं प्रॉपर्टी को इस तरह कानून में रहते हुए एक्सक्लूड करूं कि मेरा बॉटम लाइन 2.5 करोड़ से नीचे है। सर इसमें एक सवाल है। दैट इज टैक्स प्लानिंग, अलाउड है, टैक्स एवेजन थोड़ी है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी छुपा दूं, डिक्लेयर ही नहीं करूं, दैट इज टैक्स एवेजन, ये अलाउड। सर इसमें एक सवाल ये है, जो रेंट है, जो रेंट वाली प्रॉपर्टी पे एग्जाम सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही, थोड़ा आप बेहतर कर पाएंगे ताकि सुन सकूं मैं। और ये है कि जो हमारे रेंट वाली प्रॉपर्टी जिसके हमने एग्जाम ले ली है, तो उसके हमें रेंट इनकम दिखाना लाजमी है या ऐसे भी जाने दें? रेवेन्यू में किसी भी तरह रेंट पर सर मैं माजरत, थोड़ा मैं सिर्फ रेंट वाली प्रॉपर्टी तक सुन पाया, आवाज थोड़ी चली है। अब मेरी आवाज आ रही है तो क्लियर? आप मुझे काम करें, आप मुझे टेक्स्ट में इसी में मैसेज कर दें चैट बॉक्स में, मैं उसको रिप्लाई कर दूं। यही सिमिलरली हमारे पास 7E सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये 7E बंदा या कंटिन्यूअसली फाइल रहा है एसेट में डेट और की प्रॉपर्टी मैं उसमें डिक्लेयर नहीं करी पर प्रॉपर्टी उस टाइम ट्रांसफर ही नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, नहीं एसेट में उसने डिक्लेयर कर दिया। एसेट में डिक्लेयर करने का ये कतल मतलब थोड़ी उसमें 7E का टैक्स पे हो गया। 7E की टैक्स कंप्यूटेशन किस वक्त हुई, जब उसके वो प्रोफार्मा में उसको फीड करेगा तो कंप्यूटेशन वहां से डेवलप होगी है। लेकिन आप रजिस्ट्रार को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि 7E, रजिस्ट्रार आपकी वेल्थ में इंटरेस्टेड थोड़ी है। उसके सामने केस क्या है, एक प्रॉपर्टी जो सेल हुई, वो उससे रेलेवेंट सारी चीजें आपसे लेंगे। वो आपसे कहेगा कि ठीक है यार, आप मुझे लाके दिखाओ कि ये प्रॉपर्टी जो है इसके आपने 7E में डिक्लेयर कर दिए, तो रिटर्न को रिवाइज कर लो। हाँ, उसको रिटर्न को आप रिवाइज करके उसमें 7E फुल कर दो, क्या मसला, टैक्स तो कोई नहीं दे रहा, रिवीजन में ले जाओ। इस प्रॉपर्टी इसके बाद यार पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टी जो है क्या उसके नाम पे अपीयर हो जाएगी? आंसर क्या पावर ऑफ अटॉर्नी में रजिस्ट्री वो कर पा रहा है? रजिस्ट्री तो ओरिजिनल वाले के नाम पे चलेगी। अगर वो नॉन फाइनल है 1% 1% फिर तो नहीं, लेकिन वो प्रूफ कैसे करोगे उसको? 2.5 करोड़ से आप कम हो, ये कानून आपको इजाजत दे रहा है ना, इसके लिए पहले रिटर्न में जाके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यहाँ तो फंसता है नॉन फाइलर, या तो 1% दे के निकल जाए, लेकिन अब प्रॉब्लम है 2.5 करोड़ से कम है, कानूनी तौर पर तो मुझे टैक्स नहीं देना, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूंगा 2.5 करोड़ को? रजिस्ट्रार तो कभी नहीं मानेगा, वो तो सही बात नहीं मानते, ये कहां से मानेगा? सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी ब्लीक हो जाती है, यहाँ फिर हमें फाइलिंग करवानी, तो सर्टिफिकेट की शक्ल देखेंगे तो अब उसी में रिटर्न में आप जब उसका क्वेश्चन फिल करेंगे कैपिटल
उसी के अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाता है फॉर्म खुद ही। वहीं पे दो ऑप्शन बने आते हैं। उसमें एक खतरनाक चीज ये है कि वो सर्टिफिकेट जनरेट आप एक बार करेंगे, उसके बाद उसके पर्टिकुलर चीज वो भी टेबल है, वो कैलकुलेट होती है। एफबीआर की जो वेबसाइट है उस पर पूरा टेबल दिया हुआ है। वहां पे वो हर एरिया की जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है वो स्क्वायर फुट पे रेट है, आप अपने मल्टीप्लाई करके उसको बन जाएगी। हम उसको जब करते हैं तो हम उसको पूरा 2.5 करोड़ से ऊपर होगा तो सब पे होगा। 2 करोड़ 60 लाख अगर है तो 10 लाख पे नहीं होगा, 2 करोड़ 60 लाख पे होगा। अगर 2 करोड़ 49 लाख है तो 1 रुपए भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2 करोड़ 51 लाख भी हो गया तो 2 करोड़ 51 लाख एफबीआर की लोकल मार्केट की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तो हर घंटे 2 घंटे 5 घंटे में डिफरेंट है, आपकी नीड पे डिफरेंट है, मेरी बाइंग पावर पे डिफरेंट है। ठीक है, तो एफबीआर की जो वैल्यू है वो डॉक्यूमेंट, आपको कोई डीसी वैल्यू नहीं है। सारी डीसी वैल्यूज होती है वो इक्विवेलेंट टू एफबीआर कर दी गई है ना। पहले तो दोनों प्रिवेल हो रही थी ना, डीसी अलग एफबीआर अलग, अब सब खत्म हो गई। जो है एफबीआर। इस 7E के साथ हमारे पास और एसोसिएटेड आइटम जो है इतना मतलब कहते हैं ना क्रंची फिलहाल तो नहीं है। रिटर्न के अंदर इसका अलग से क्वेश्चन, रिटर्न फाइलिंग इटसेल्फ एक आर्ट है। तो इसलिए आर्ट है कि सैलरी का रिटर्न कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। 4 जगह और एक 5 जगह में फिगर्स रहती हैं, रिटर्न सिंप्लीफाइड हो जाती है। प्रॉब्लम आती है कि जब आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस, एक से ज्यादा सॉरी सोर्सेज, अब आप सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अब होगा ये कि जो आपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है उसकी आप टैक्स कंप्यूटेशन जब बनाएंगे तो जो टैक्सेबल इनकम जनरेट होगी वो सैलरी में जाके मर्ज होगी। और जब वो सैलरी में मर्ज होगी तो उसका लिटमस टेस्ट होगा। लिटमस टेस्ट ये कि अगर मर्ज होने के बाद जो टोटल है उसमें 75% या ज्यादा पोर्शन सैलरी का हुआ तो वो पूरी इनकम सैलरी कहलाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर पोर्शन 25% या ज्यादा नॉन सैलरी का होगी तो वो पूरी की पूरी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी और उस पर रेट बिजनेस का लगेगा जो सैलरी के मुकाबले में 40% लगेगा। फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस, इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यही प्रॉब्लम जो मैं कह रहा था ना कि अब चेंजेस जो है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी है। आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है, उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? उसकी टैक्सेशन भी आसान है। सेक्शन 15 और 16 जो है बहुत क्लियरली बताता है तो जो रेंट आपको मिला उसमें से आप क्या माइनस कर सकते, माइनस कर, जो बच गया उसमें बिजनेस का जो स्लैब है वो लगेगा। प्रॉब्लम ये है अगर आप उसके साथ कोई और इनकम भी अर्न कर रहे हैं सैलरी टाइप की, वो उसके साथ मर्ज हो जाएगी और मर्ज होने के बाद फिर वही लिटमस होगा। अगर 75% से ज्यादा सैलरी है तो सब सैलरी, और 75% से कम सैलरी है तो सब बिजनेस। यहां से कॉम्प्लिकेशन, ये हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये अब थोड़ी सी बढ़ती गई हैं 2 साल से। उससे पहले रेंट थी वो सेपरेट ब्लॉक में, लेकिन अब नॉर्मल हो गई। सैलरी, बिजनेस, रेंट ये नॉर्मल है। ठीक है, हमारे पास और सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या है? अदर सोर्सेज है हमारे पास। अदर सोर्सेज हमें क्या आती है नॉर्मली? हमारे बैंक डिपॉजिट है उन पे प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ऑन डेट जिनको हम कहते हैं, पीओडी, सेविंग अकाउंट, टीडीआर है, पेंशन इनकम। पेंशन यार थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ। ये एग्जेम्पशन में जो लोग रिटायर हो गए जिंदगी भर जिन्होंने टैक्स दे दिया उनको माफ कीजिए। हाँ, रिटर्न, डिविडेंड्स, डिविडेंड अभी फाइनल है, उम्मीद करो अगले साल भी फाइनल रहे, लेकिन उम्मीद कम है, अब ये भी नॉर्मल की तरफ जा रहा है। जो हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट है, सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट है, वो हमेशा से फाइनल रहे। जो टैक्स कट गया वो लॉस। सर ये कितना कम है रेट हमारा सैलरी और बिजनेस का भी, जो भी आपने एग्जांपल बताया था? सॉरी दोबारा पूछिए। मैंने कहा ये रेट कितना है में डिफरेंस है, ये जो सैलरी और बिजनेस का यार जो आपने ऑलमोस्ट बताया 40% का डिफरेंस है भाई। 40% कम है, बिजनेस का 40% ज्यादा है, ज्यादा है सैलरी से? जी। अच्छा सही। और ये अगर कितना परसेंट होगा तो ये बिजनेस में कंसिडर होगा या कितने परसेंट होगा जो सैलरी में कंसिडर होगा? 75-25 टोटल इनकम में अगर 75% से ज्यादा सैलरी है तो सारी इनकम सैलरी क्लासिफाई होगी,
75% से नीचे तो सब बिजनेस ट्रांसफर है। ओके ओके, थैंक यू। रेमिटेंस को भी डिस्कस करते हैं, इसके बाद करते हैं, स्पेसिफिक आइटम है ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हमने जिक्र किया जिससे, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट पे। मेरे पास सेविंग अकाउंट है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आज तक फाइनल, यानी कि जो 15% का रेट इस पे फिक्स था टैक्स का, वो कट गया, मजीद कोई टैक्स नहीं दिया। कानून अब ये है कि अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा मिला है, तो वो सारा नॉर्मल हो, उसको आपको बिजनेस के रेट पे टैक्स दें। 50 लाख से कम है तो जो 15% कट गया वो फाइन। दैट इज द चेंज। डिविडेंड में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर मुझे लग रहा है डिविडेंड भी ये दोनों इस साल अगर नहीं हुआ तो अगले साल तो होगी। इस बजट में नहीं अगर किया तो हम अगले बजट में कर देंगे। सिमिलर 50 लाख तक का डिविडेंड जो फाइनल रहेगा, उससे ऊपर जो ना, जैसे उन्होंने प्रॉफिट ऑन डेट को बनाया। तो ये एक सिनेरियो। इसके अलावा अभी ऐसे एक इनफ्लो का आपने जिक्र किया, रेमिटेंस। रेमिटेंस की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंस, वो डिफरेंट इस तरह है कि रेमिटेंस के बारे में कानून ये कहता है कि जी रेमिटेंस अगर आपको आपके फैमिली मेंबर्स ने भेजा होम रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, जिसको ये होम रेमिटेंस का जिक्र आता है, तो वो आपके पास टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर आया है साल में या टैक्स ईयर में, तो उस पर सवाल पूछेंगे, वो आपको जस्टिफाई कर। रिटर्न जब आप फाइल करेंगे, जब आप डिक्लेयर करेंगे कि आपको रेमिटेंस है, सपोज 70 लाख के रेमिटेंस है, तो एफबीआर आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा कि आप इसको प्रूफ करेंगे फैमिली मेंबर्स ने आपके भेजा है और ये आपके बिजनेस इनकम नहीं। लेकिन अगर यही रेमिटेंस 40 लाख 45 लाख 50 लाख तक है, तो कानून में कि एफबीआर आपसे सवाल भी नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड कि ये होम रेमिटेंस नहीं, रेमिटेंस सही है। जब ये पैसे आए होंगे तो पैसे पार्क कहाँ हुए होंगे? नहीं, पहला सवाल सिंपल, किसी ने बाहर से पैसे भेजे, पैसे कहाँ होंगे? बैंक अकाउंट में। तो जब आपने रिटर्न वेल्थ में बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखा, तो उसमें वो इंक्लूडेड थे। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप रिकंसिलेशन में जाएंगे तो रिकंसिलेशन आउट हो गई। तो जब आप रिकंसिलेशन में इनफ्लो वाला पोर्शन देंगे ना, उसमें एक लाइन हमें लिखा हुआ आ रहा होता है रेमिटेंस, वहां पे आप जाके उसको पंच करेंगे। तो सर अगर हमने प्रूफ कर दिया कि जी, अगर हमने प्रूफ कर दिया कि जी होम रेमिटेंस है और फैमिली मेंबर्स के लिए आई है, चाहे 1 करोड़ रुपया है, तो फिर उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर भी टैक्सेशन नहीं होगी। वो जो कानून है उसमें लिखा है कि 50 लाख से ऊपर पे वो सवाल कर सकते हैं, ये नहीं लिखा हुआ कि वो आप पे टैक्स लगा देंगे। और आपके प्रूफ करना होगा हमें। प्रूफ आपको करना है कि होम, और प्रूफ होने के लिए सबसे बड़ा एविडेंस थर्ड पार्टी का ये होगा कि जो आपकी पीआरसी होगी, प्रोसीड रिलायंस हाँ सर्टिफिकेट, जो बैंक देगा उस पर होम रेमिटेंस लिखा हुआ होगा, सबसे बड़ा हाँ, प्रूफ। सही है, ठीक ठीक है, सही है। सर्टिफिकेट पे हमें होम रेमिटेंस लिखा हुआ होना चाहिए, पीआरसी। लाजमी है। अगर उसमें गलती से बैंक हाँ ने बिजनेस लिख दिया ना, तो आपको पूरी टैक्सेशन में उसको ले जाना पड़ जाएगा नॉर्मल। कि होम होम रेमिटेंस इनकम ना हो उसमें। नहीं, इनकम होगी नहीं, एचआरएम लिखा हुआ होगा उसका, उसका सही है। पर्पस कोड ही अलग है। ओके हाँ, सर। कोड अलग है उसका। थैंक यू। ओके, तो आपको रिकंसिलेशन थोड़ी सी आसान में आई। एक लेग उसकी पार्क कहाँ हुई, आपके एसेट्स में, बैंक में। सेकंड लेग उसकी कहाँ जाएगी, ट्रांजैक्शन की जो डबल एंट्री की लेग है वो कहाँ गिरेगी? वो रिकंसिलिएशन में आप जब जाएंगे ना इनफ्लो वाले इसमें, तो उसमें रेमिटेंस की एक लाइन है, उसमें आप उसको पंच करें, वो आपकी वेल्थ को रिकंसिल। हमें पता होना चाहिए पैसे आपके बैंक में आए आपके, ये तो खतरनाक बात हो जाएगी कि आपको नहीं पता है कि आपके बैंक में पैसा। अरे मामा, अगर से मेरे क्लास एम्प्लॉय में मेरे अकाउंट में 1 लाख की ट्रांजेक्शन हो रही सैलरी पर मंथ, तो साल की 12 लाख की इनकम। अगर मैंने दूसरे की ट्रांजेक्शन अकाउंट में आई किसी भी मंथ में, तो वो भी एकदम कम होगी। वो ट्रांजैक्शन किस मत की? कोई भी मतलब किसी भाई ने मुझे या देखो एक उसूल देखो, एक उसूल देखो, मेरे बैंक में जो भी पैसे आते हैं ना, मुझे पता है कहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे टैक्स उसमें 10 रुपए आए हो और मुझे इल्म में ना हो, और मुझे अगर इल्म में नहीं होगा तो वो ट्रांजेक्शन में पहले खुद ही डिस्प्यूटेड कर दूँ। सही है, तो ये मुझे पता है कि वो पैसे कैसे हैं। अब मैं उसको क्लासिफाई करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। भाई किसी से लेने थे, आ गए, यही है ना, पुराने लोगों को दिए हुए थे, आ गए। बुरी बात क्या होती है, किसी तीसरे के पैसे थे, आए, निकाल के हमने दे दिए। ये हमने जो खुदाई काम किया ये हमारे गले पड़े, बिल्कुल पड़ेगा। आप क्या उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे? ना लेने वाले जस्टिफाई कर रहे हैं, ना देने जिसको आपने दिया वो जस्टिफाई करे। आप तो इंटरमीडिएट थे, लेकिन आप उसको क्लासिफाई क्या करोगे, क्या था ये?
सर ये जो आजकल फाइनेंस पे जो P2P ट्रांजेक्शन होती है उसमें भी किसी और के अकाउंट से हमारे अकाउंट में आता है वो होते क्या है? ट्रांजेक्शन वो होते क्या है? जैसे कि यूएसडीटी को आपने कन्वर्ट करा है डॉलर से अपना रुपीज कन्वर्ट करा वो डॉलर कहाँ पार्क थे? बैंक अकाउंट किसके? फाइनेंस से डायरेक्ट वो डॉलर आप ही के थे, जी जी उनके पास थे। जब आपने अर्न किए तो क्या इनकम डिक्लेयर की थी? जब भॉप नहीं की तो अब करनी पड़ी। किसी एक स्पॉट पे तो डिक्लेयर करना है ना यार, या यूएसडी स्पॉट पे कर लेते हैं या पीकेआर पे कर। सर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं आइडेंटिफाई हो जाएगी ये किस पर्पस के लिए आएगी किसी रिलेटेड ने हेल्प आउट कर दिया किसी ने उधार ले लिए अकाउंट में आ गई अब ट्रांजैक्शन देखिए, आपको किसी ने लोन दे दी, ठीक है, लोन क्या दिया उसने, चेक के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। आपको पैसे वापस करने हैं ना, आप अपनी वेल्थ में दिखा दें पेबल है, वो अपनी वेल्थ में दिखा दे रिसीवेबल है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है और मन में है लोगों के वगैरह और क्या गाड़ी सेल यार, ऐसा ऐसा पहुंचेंगे, मैं ले आऊंगा जगह पे, फिक्र नहीं है इतना ही ज्यादा कर यार। इनकम है, ये इनकम हो गई इनकम है ना, और कुछ नहीं होता। सर ये भी तो होता है ना हम किसी को जैसे हमारा एम्प्लॉय होते हैं हम किसी को एडवांस सर आप एम्प्लॉय तो आपने बिजनेस ने दिया ना, अब उसकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, ये मेरे एम्प्लॉय है ठीक है, इनको एडवांस दिया ये इन्होंने फील्ड में खर्चा किया ठीक है, तो लेकिन इनके अकाउंट में तो शो है शो है ना, रिम्बर्समेंट है ना ये, ठीक है। आप अपने पास एक्सपेंस दिखाएंगे तो ये अपने बैंक में जब रिम्बर्समेंट है अपनी वेल्थ में दिखा दें, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों में, कि भाई ये रिम्बर्सेबल पैसे आए, रिम्बर्सेबल पैसे चले गए, ठीक है। प्रॉब्लम इनसे सवाल होगा कि भाई किसके रिम्बर्स, आप सर्टिफिकेट देंगे कि जी मेरे बिजनेस एक्सपेंस के पैसे थे, ये फील्ड ट्रिप पे जा रहे थे, ठीक है, मैं कैश इनको इतना दे नहीं सकता हालात ऐसे, तो मैंने इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि वहां जाओ तो होटल में रहना है, तो ये परचेज करना है, तो ये ट्रैवलिंग करना है, ये फील्ड की, दैट्स ऑल सिनेरियो। लेकिन कोई बात, ट्रांजैक्शन का पता होता है, ट्रांजैक्शन का इल्म होता है, ट्रांजैक्शन ला इल्म नहीं होती। बीसी वगैरह के पैसे है वो भी इनकम पे होगी बीसी के पैसे चेक के थ्रू बीसी आई है तो अपनी वेल्थ में पेबल दिखाएं, कैश से अगर बीसी आई है इनकम बन जाएगी, टैक्स देना पड़ जाएगा। डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑनलाइन ट्रांसफर भी क्रॉस चैनल, उसमें दिखाएं बीसी पेबल, कमेटी पेबल दिखाएं वेल्थ में, उसमें क्या है, जाहिर बात है, क्यों ये कमेटी पेबल किस लिए, कि आपने पैसे आने हैं ना आपको भी, तो एकदम से कल भी बहुत सारे पैसे आएंगे कमेटी के, फिर वो क्या दिखाएंगे, पेबल रिसीवेबल दोनों चलाएं कमेटी के, लेकिन पैसे फिर आप ऑनलाइन लें, कैश नहीं लें। सर एक सवाल था मेरा, ये जो रिइंबर्समेंट होती है नॉन टैक्सेबल है अगर एम्प्लॉय को रिइंबर्स कर रहे हैं तो देखें, हर चीज अपने क्वांटम के हिसाब से भी जस्टिफाई होती है। अब रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस का क्वांटम आपकी सैलरी का 10, 15, 20, 25% है, बात समझ में आती है। लेकिन एक आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है और एम्प्लॉयर हर महीने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए इसलिए डाल रहा है कि कुछ वेंडर्स को उसको कैश पे कराना है, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए, क्या ये दिखाएंगे कि रिइंबर्सेबल है? नहीं सर, हर महीने नहीं, अगर वन टाइम दिखाना चाहे मतलब। वैल्यू कितना, वन टाइम में 1 करोड़ दे दिया तो नहीं ये वैल्यू तो नहीं, मैंने इतना आपको नहीं, बताया कि मतलब नहीं, अगर डबल हो, तो देखिए अगर सैलरी से डबल हो। सैलरी के साथ क्वांटिफाई कर लें कि वो 20-25% है, मेक अ सेंस, कहीं पे भी जस्टिफाई हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये सैलरी से एक्सीड करेगी तो बहुत मुश्किल होगा आपको जस्टिफाई करना। आपके बैंक में बहुत सारे पैसे आए हुए हैं, वो पैसों को फिर आप एफबीआर, देखिए एफबीआर का उसूल याद रखें, एफबीआर किसी लीनियंसी में नहीं पड़ेगा आपको टैक्स करते हुए, आपको उसको सेटिस्फाई करना है। आपके बैंक में और जो मतलब, पैसे आए आपको उसको प्रूव करना है, वो तो उठा और के सर मतलब टैक्स कर देगा। एफबीआई मतलब जस्टिफिकेशन फिर मांग लेता है, ये नहीं कि मतलब ये है कि कभी कभी मांग ले या फिर मांग लेता है मतलब हर टाइम। तो आपको जस्टिफाई उनको करना पड़ेगा ना, वरना तो वो आपको पूरी क्रेडिट साइड को उठाएंगे और आपकी इनकम बना देंगे। अच्छा, इतना टैक्स तो फिर आपको देते हो, आप चैलेंज में आ जाएंगे अच्छे से। सही सही, ठीक है सर। सेकेंडली, हमारे पास जब हम अपने कोर्स ये हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, ये जो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इनका रिजल्ट ओरिएंटेशन ये होगा, कंप्यूटेशन, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर जो आपके रिटर्न में, ये सारे एस्पेक्ट्स किस तरह होंगे, एम्प्लॉय वाले सारे एस्पेक्ट्स हैं रिइंबर्समेंट के, एम्प्लॉयर वाले जो मैंने एक एग्जांपल उसमें दे दी कि जिन वेंडरों को कैश पे करना होता है, मेरे पास एग्जांपल है बहुत सारी, लोग अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे दे देते हैं क्रॉस चैनल से कि हमने तो क्रॉस चैनल पे किया है, वो बेचारा कैश निकाल निकाल के दे रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फंसा तो एम्प्लॉय को फिर टैक्स देना पड़ेगा अच्छा खासा, ये जहन में वो रख ले,
जो काम उसने किया है वो काम जस्टिफाई नहीं है, तो नीड टू बी डन। ये सारी चीजें इंशाल्लाह कोर्स हम कवर करते हैं अपने पास, हम इसको करके किस तरह इसको रिटर्न के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये इनकम टैक्स का एक ओवरऑल व्यू था। सिमिलरली अगर हम देखें तो सेल्स टैक्स में हमारा स्कोप क्या है? सेल्स टैक्स का एस्पेक्ट हमारा फेडरल एंड प्रोविंशियल, हम दोनों साइड पे चलें। फेडरल गुड्स, प्रोविंशियल सर्विसेज। प्रोविंस में हमारे पास, सॉरी प्रोविंस कर लेते उल्टा रहता है, फेडरल गुड्स एंड सर्विसेज में 4 प्रोविंस और एक फेडरल टेरिटरी, इस तरह से। इस्लामाबाद में जो सर्विसेज है वो फेडरल टेरिटरी, एफबीआर ही कलेक्ट करता है इस्लामाबाद के सर्विसेज का टैक्स। प्रोविंसेस जितने हैं वो अपने रखते हैं, एसआरबी, बीआरए, पीआरए, केपीआरए, ये इनके अपने लॉज हैं। इसकी फाइलिंग किस तरह होगी, उस फाइलिंग के अंदर इनवॉइसिंग कैसे अपडेट होती है, इस फाइलिंग के अंदर आपके पास जो परचेज है वो ऑटोमेट कैसे हुई भी, वो आती कैसे, क्योंकि परचेज में किसी सिस्टम में आपका कंट्रोल नहीं है। सेलर अपनी इनवॉइस अपलोड करेगा, अपना एनेक्जर सी फाइल करेगा, तो आपका एनेक्जर ए अपडेट होगा, नहीं करेगा नहीं होगा, आप इनपुट नहीं ले सकते, जो करना है आपको। अगले महीने वाला इनपुट हम अगले महीने दे सकते हैं। 6 महीने तक आप ले सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 6 महीने का टाइम इनपुट लेने। लेकिन जब तक वो सी फाइल नहीं करेगा, यानी अपनी सेल फाइल नहीं करेगा, तब तक आपकी परचेज यानी आपका ए अपडेट नहीं होगा। दैट इज द थिंग। और अब तो इतनी खतरनाक सिचुएशन सिनेरियो है कि सिर्फ फाइलिंग पे बात नहीं खत्म हुई, पेमेंट पे भी बात है। आपने अपना रिटर्न फाइल किया, आपका रिटर्न प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है, 30 तारीख के बाद वो फाइनल होगा। और उस 30 तारीख में जो इनपुट आपने जो लिया है, एनेक्जर ए जो है, वो जिस वेंडर का है, उस वेंडर में से किसी ने अपना सेल्स टैक्स अगर नहीं पे किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपका रिटर्न डिसअलाउ होगा। और आपका जब रिटर्न डिसअलाउ होगा तो जिन जिन लोगों के उन्हें आपकी इनवॉइसेस नहीं, उनका डिसअलाउ, और दैट इज अ चेन रिएक्शन। ये रिसेंटली चेंजेस जो इसमें ये हो चुकी चेंजेस है, इसको जो चीज उन्होंने ऐड किया है, और जैसे डे 1 जो ये उसका ताल्लुक नहीं है, ये सी और ए का ताल्लुक जून 24 में एंग्रो के साथ हुआ। एंग्रो के एक वेंडर जो था बेचारा, वो नहीं कर पाया, एंग्रो का रिटर्न जो था वो हुआ डिसअलाउ। 2400 लोगों का रिटर्न डिसअलाउ हुआ है जून 24 में, एक आदमी की वजह से, क्योंकि उसका अल्टीमेट बायर बहुत बड़ा था। सेलर ने नहीं किया फाइल किया उसने, लाइबिलिटी पे नहीं की। फॉर एग्जाम्पल उसने सब कुछ सही कर दिया है, उसने जिससे परचेज की थी, एनेक्जर इनपुट जिसका लिया था, उस इनपुट वाले ने किसी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं की। यानी मैंने 4 लोगों से खरीदा, 2 को बेचा, ठीक है, जिनको मैंने बेचा वो मेरे स्टेक पर, जिनसे मैंने लिया मेरे पर, मैंने तो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, लेकिन जिनसे मैंने लिया था, बाइंग की थी, जिनका इनपुट लिया, उनमें से कोई एक रह गया, वो रह गया तो मेरा रिटर्न रह गया, मेरे रिटर्न रहने से मैंने जिनके साथ किया वो 2 रह गए, उन 2 के बाद उनके वाले रह गए, पूरी चेन फंसा दी। तो अब एक चीज इंश्योर आप लाजमी करेंगे, ये दोनों सेल्स और सर्विस दोनों पे चेन, कि आप इनपुट वही लेंगे जिसके अगेंस्ट में लिखा हुआ रहा इनवॉइस पेड एनेक्जर ए में। जिस एनेक्जर ए की इनवॉइस अपेयर हो गई है, पेड नहीं है, एहतियात करो नहीं लो, इनपुट नहीं क्लेम। तो जो सरेंडर अमाउंट आ रहा होता है, एक तो वो भी आपने दिया है, आपने इनपुट क्लेम किया, सरेंडर कर दिया, ये तो अलग बैठा है ना, तो अलग टोटल एक चीज अलग है। यहाँ तो वही जो मैंने इनपुट क्लेम कर लिया इस गुड फेथ में कि इनपुट जेन्युइन है, वो जेन्युइन भी था भाई, किसी वजह से नहीं कर सके वो बंदा। तो अब जिसकी पेड हो गई, जिसकी लाइबिलिटी पे हो गई है, आ रहा है पेड, वही लो भाई, अगर रिटर्न तुम्हारा नहीं हो अगले महीने ले ले। ये विदहोल्डिंग वाला आउटपुट होता है, जो विदहोल्ड का रसीद है। आउटपुट किस तरह होगा, किसका विदहोल्ड हुआ? जैसे मैंने किसी से कुछ खरीदा, ठीक है, सेल्स टैक्स विदहोल्ड किया, वो तो अगले का होगा ना यार। वो सेल्स टैक्स किसका था जो आपने विदहोल्ड किया? और जिससे हमने चीज जिसका था उसका है, आपका तो नहीं है। आपने एक चीज सेल की, आउटपुट टैक्स किस ट्रांजैक्शन पे? सेल पे। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो आउटपुट का पार्ट।
हमारा इनपुट होगा जो हम डिजाइन कर रहे हैं जो हम विदहेल्ड कर रहे हैं वो किसका है? हम बाइंग बायर का है ना वो। वहाँ पर है तो वो किस चीज का पार्ट है? वो किस चीज का पार्ट है? सेल्स टैक्स। मेरा इनपुट जो मैं मुझे भी विद हेड वाले को भी अपना रिटर्न फाइल करना है 20% पे करना विदहेल्ड भी तो सेल्स विदहेल्ड की अगर स्टेटमेंट मैंने नहीं पे रिटर्न नहीं फाइल किया पे कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा? रिटर्न फाइल करेंगे तो एलिजिबिलिटी होती है ना रिटर्न के साथ। 3 days की बात करना। देखिए इसकी टाइमिंग है कि हर महीने के 15 दिन में टैक्स पे होना है और 18 दिन के अंदर रिटर्न फाइल। 15 और 18 तारीख इसलिए फिक्स दोनों है। सर्विसेज दोनों सेम एक साथ चलते हैं बहन भाई। एक और क्वेश्चन था सर, जीएसटी किस पे लागू होती है? फॉर एग्जाम्पल हम स्टेशनरी लेते हैं, उस पे ऑलरेडी जीएसटी लागू है, पेड करके हम वेंडर से ले रहे हैं, फिर इनवाइस हमें वेंडर दे रहा है, फिर उस पे हम जीएसटी का है। देखें तो ट्रांजैक्शन को ना सिंप्लीफाई करें। जीएसटी क्या चीज है? जर्नल सेल्स टैक्स। किस चीज का को कहा गया जर्नल सेल्स टैक्स? हर वो टैक्स जो कि टेंजेबल आइटम, टेंजेबल मतलब जो टच हो सकता, फेडरल डोमेन। तो गुड्स पे टैक्स लेने का डोमेन किसका है? फेडरल गवर्नमेंट, एफबीआर। गुड्स पे टैक्स का नाम क्या है? जीएसटी। जीएसटी कब लागू होगा? जब गुड्स इंपोर्ट हुई या पाकिस्तान में बनी, जब वो पैदा हुई, बोर्न। ठीक है, उसके बाद जब भी जीएसटी लगेगा उसको कहते हैं वैट मॉडल, वैल्यू एडिशन मॉडल। अब हर बार जब भी उसकी प्राइस चेंज होगी तो जितनी प्राइस चेंज हुई है उतना सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा। 100 रुपए का आइटम पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ, 18% टैक्स लग के कितने का हो गया? 118। सही है। आपने बेचा भाई को 125 रुपए का आइटम, अब जीएसटी किस पे लगेगा? 125 पे। पहले 100 पे आया, 18 लगा। अब वो 100 रुपए की चीज आपने भाई को बेची 125 पे, 125 पे 18 लगेगा, कितना हो जाएगा? बनाओ। 18 रुपए का 25% कितना होता है? 4.5। सही है, तो 22.5 रुपए हो गया टैक्स। 125 पे 22.5 रुपए का टैक्स हो गया, लेकिन टैक्स बढ़ा कितना? उस 25 रुपए का 18%। तो वैल्यू एडिशन जब भी होगी वो टैक्स बढ़ता चला करते जाएंगे। आप रजिस्टर्ड आदमी मुझे बेचेंगे, मजीद अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा के देंगे। टिल द कंज्यूमर। कंज्यूमर बेचारा क्या करे? मर जाएगा। वो नहीं मरे, वो कंज्यूमर तो कंज्यूम करेगा, तो सारा टैक्स उसको बेयर करना। तो ये इसको वैट मॉडल कहते हैं, इसीलिए वैल्यू एडिशन मॉडल। हमने नाम इसका जो है वो जीएसटी कर दिया, लेकिन ये है वैट ही, वैल्यू एडिशन टैक्स। हर जब भी वैल्यू चेंज होगी टैक्स उसके हिसाब से अपडेट। पे आपको कितना करना है ये भी देख लीजिए। आपने 100 रुपए की चीज मंगाकर 18 रुपए इंपोर्ट पे दे दिया, तो आप 18 पे कर चुके ना। अब आपने भाई को बेचा 125 का, 22.5 रुपए इससे टैक्स लिए, तो अब 22.5 थोड़ी आप सरकार को देंगे। 18 पहले दे चुके, 22.5 में 18 माइनस कर दें, 4.5 रुपए आप और देंगे। वो 18 जो आपके पास इनकी तरफ से है वो तो आप ऑलरेडी दे चुके थे ना इंपोर्ट करते हुए, दोबारा थोड़ी 18 था। होगी ना, ये तो डेस्टिनेशन वाली है, आपकी लंबी थोड़ी। आपके पास जो इनवॉइस आई है वो आपकी, पीछे जो भी था वो था नन ऑफ योर कंसर्न। उस पर लग कर आगे जो इनपुट आपको मिलना है उस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इंशाल्लाह रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स, इसके जो भी इसके साथ एलिमेंट्स हैं इनवॉइसिंग। सेल्स टैक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड, ट्रांजैक्शनल। सेल्स टैक्स क्या है? वैल्यू, रेट। फाइलिंग में झमेले बहुत हो गए, JFK H1 पता नहीं क्या क्या चलना शुरू, पूरे ABCD पूरी आ जाएगी आपको कुछ दिन में। ये एक फाइलिंग के झमेले, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। परचेज की रिपोर्टिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, खुद उठ के आएगा, NXDRA खुद आएगा, आपको खाली रिफ्रेश करना है। सेल की इनवॉइस आपको डालना है, सेल पे भी कंट्रोल खत्म हो गया है। अगर आपके बिजनेस में POS लगा हुआ, जो इनवॉइस आप इशू कर रहे हैं POS के थ्रू, वो डायरेक्ट रिपोर्ट हो रही है। NXDRA भी गया, वो भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। C और A अपडेट हो गए, दोनों का डिफरेंस है वो आपको पे करना है। अल्लाह फैसला। पीओएस तो अभी तो सिर्फ ये रेस्टोरेंट कैंट और ये जो मार्ट वगैरह है Tier 1 पे आए ना अभी, तो ये जो POS है वो Tier 1 पे है अभी मैन्युफैक्चरर के लिए भी आ गया है। आगे यस, तो मैन्युफैक्चरर भी अपनी फैक्ट्री में लगाएंगे। तो बिजनेस में जो भी हो अभी यार एक वो आया हुआ है सर्कुलर, लेकिन उसमें वो है, थोड़ा कंफ्यूजन है। वो तो उसने कह दिया कि भाई सारे बिजनेस POS लगाएं, मतलब रिपोर्टिंग टर्मिनल लगाएं।
लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो कह रही है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर, देखो उसका क्या होता है, what will happen। तो इंशाल्लाह सेल्स टैक्स में हम उसको भी कवर करेंगे। और इसके अलावा जैसे हम शुरू में हमने डिस्कशन की, सिर्फ हम इस कोर्स की आउटलाइन को रिटर्न फाइलिंग तक नहीं रखेंगे। रिटर्न फाइलिंग के बाद एफबीआर की तरफ से जो नोटिस आते हैं वो हम देखेंगे किन किन सेक्शंस में आते हैं, उनके पॉसिबल बेस्ट आंसर्स हम क्या बना सकते हैं, कीपिंग व्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, उसको किस तरह सिस्टम में जवाब देना है। हम कुछ जवाब बना के एक दो सिस्टम में डाल के भी दिखाते हैं। तो नोटिस आए थे, देखो ये जवाब बनाया इस तरह, सिस्टम में गया, सिस्टम में कैसे, सिस्टम का वर्क फ्लो कैसे चल रहा है आईआरएस का, उसको हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली आपके सामने रहे। उसके बाद अगर हमारे अगेंस्ट में एफआईआर ऑर्डर करता है तो हमारे पास रेमेडीज क्या है, अपील फाइल होगी तो कैसे होगी, अपील के डॉक्यूमेंट्स कैसे डेवलप होते हैं, आईआरएस में अपील कैसे फाइल होगी, हियरिंग अगर हुई है क्या है। कुछ मेरे पास केसेस हैं जो हमने लड़े थे, हम दिखाते हैं कि हमने क्या जमा करवाया, अपील में क्या डिसीजन आया, फेवर में आया तो क्या किया हमने, अगेंस्ट आया तो क्या, ट्रिब्यूनल नहीं है तो फिर हाई कोर्ट। ये पूरी इसका पार्ट है, लेकिन ये एडवांस लेवल है। फंडामेंटल जो है आपके उससे थोड़ा डिफरेंट। ये हमारे पास पूरी कोर्स आउटलाइन है। आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज है वो ऐसा फ्रेम कर लीजिए, तो जरा देखो मैसेजेस में क्या क्या है, तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। सर ये एक चीज पूछनी थी मुझे, ये जो रिटर्न हम जी फाइलिंग कर रहे होंगे तो इसमें हम सारे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं जैसे एओपीएस और प्रोवाइडिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सबके रिटर्न्स को आप बताएंगे मतलब किस तरीके से फाइल होता है ईच एंड सब? एवरी वन। इंडिविजुअल से हम स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल का सैलरी क्लास, फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल बिजनेस क्लास, इंडिविजुअल रेंटल क्लास, देन फिर हम जाएंगे एओपी पे कि एओपी का रिटर्न होगा तो सही है, कैसे होगा, देन हम जाएंगे कंपनीज का कि कंपनीज का रिटर्न होगा तो क्या। सही है सर। बाकी आईटी एक्सपोर्ट्स की जो बिजनेस है उसको भी आप डिस्कस करेंगे किस तरीके से उनके रिटर्न फाइल होंगे। यार आईटी एक्सपोर्ट तो आसान है, जब हम ये रिटर्न फाइलिंग कर रहे होंगे तो हम उसी में उसको जो बिजनेस की नेचर होगी उसको नॉर्मल साइड की तरफ रिक्लासिफाई कर देंगे। फाइलिंग तो सबकी एक जैसी होगी। सही है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके डियर। एक क्वेश्चन सेटिंग विदेश के बारे में, एक बायर जो सेटिंग में रजिस्टर्ड है कंपनी का एक है, वो इनवाइस परचेज करता है किसी अनरजिस्टर्ड जो एफडीआर में रजिस्टर नहीं है, उसका टैक्स एफडीआर में इफेक्ट नहीं होता। तो जो बायर है सेटिंग विदेश करेगा, कंपनी है तो रिजल्ट करेगी, बायर कैसे होगा, कंपनी का होगा तो रिजल्ट करेगा, वो 5% तो करेगा। सेलर एक टेक्निकल हो इंडिविजुअल अच्छा कुछ वो करेगा तभी करेगा यार। एनेक्चर में दिया हुआ है कंपनी टू कंपनी, ये जो सेल्स टैक्स एनेक्चर कह रहा हूँ, सॉरी शेड्यूल में दिया कंपनी टू कंपनी, लेकिन कंपनी अगर आप हैं और सामने आप बाइंग कर रहे हो अनरजिस्टर्ड से, बेहतर है 5% काट लो, अपना रिस्क मिटिगेट कर लो। चाहे वो इंडिविजुअल सेलर रखता है कंपनी का, इंडिविजुअल श्योर करेगा कि मैं कानून में नहीं हूँ या ना, लेकिन बेहतर है आप काट। वरना आप ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई कैसे करोगे, माल कहाँ से लिए। तो वो अब आईआरएस पर जो रजिस्टर्ड होगा इंडिविजुअल, वो आईआरएस पर तो जाएगी सकता वो कैसे वो भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी। 5% आप डिडक्ट करोगे, आप ही पे करोगे ना विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के साथ। जो विदहोल्डिंग जो विदहोल्ड करेगा उसकी रिस्पांसिबिलिटी जमा कराना रिपोर्ट में, चाहे इनकम टैक्स है चाहे सेल्स टैक्स। आप अपने स्टेटस में दिखाओगे ना, आप सेल्स टैक्स में जो आप अनरजिस्टर्ड की जो बाइंग है उसके साथ विदहोल्डिंग स्टेटमेंट अनरजिस्टर्ड की 5% आप देखो, बेहतर है। उसमें है नहीं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको परचेज को जस्टिफाई करना आसान होगा। इनवॉइस का 5% वैल्यू एनजीओ को सब्जेक्ट में रजिस्टर होना चाहिए, किसको एनजीओ हाँ एनजीओ यार सेल्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है आइटम्स पे, जो सप्लाई करता हो आइटम्स पे। अगर आप सेल्स टैक्स लेवेबल आइटम के अंदर काम कर रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड होना है। अगर आप सेल्स नॉन सेल्स आइटम में कर रहे हो, आप नहीं होना है आपको। तो ये एंटिटी बेस्ड नहीं है, ये आइटम बेस्ड है सेल्स टैक्स में। और एनपीओ ऐसे काम कर क्यों रही है सप्लाई, तो नॉन प्रॉफिट है। सप्लाई करता हूँ इनको सर्विस ले रही एनपीओ की सर्विस की नेचर में बिजनेस की नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन तो है ही नहीं ना एनपीओ की, तो सेल परचेज भी नहीं होगी, ना वो सर्विस दे रही है। वो जो चीज दे रही हो अदर देन सर्विस है, सर्विस दोगे तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन में चले जाओगे, नाम ही अलग है। हमें यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीजें जैसे अप्लाई करती है, क्या हमें सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होना जरूरी है? आपको सेल्स टैक्स में एज ए विदहोल्डिंग एजेंट होना पड़ेगा, अच्छा इसलिए कि इनपुट आउटपुट तो आप नहीं करेंगे, इनपुट आउटपुट नहीं करना, लेकिन आप विदहेल्ड तो करेंगे। इसका रिटर्न विदहोल्डिंग स्टेटमेंट आप फाइल करते रहेंगे सेल्स टैक्स में, ये भी 18 दिन का होगा। ये भी हुई सेम डे फाइलिंग की, सेम स्केड्यूल, महीना खत्म होने का 18वां दिन, जब महीना खत्म हो तो उसका 18वां दिन।
आप आउटपुट इनपुट बिजनेस ओरिएंटेशन में नहीं है। आप तो कंप्लायंस में, कंप्लायंस में ये कि आपको विदहोल्डिंग करनी। गेटिंग? और कोई क्वेश्चन? मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ सवाल। गवर्नमेंट टीचर्स की जो 25% गवर्नमेंट टीचर की नहीं थी, फुल टाइम टीचर। फुल टाइम वो अभी भी यार है तो 25 है तो, लेकिन वो अब इस साल से नहीं मिलेगी, इस रिटर्न से नहीं मिलेगी। वो फुल टाइम टीचर रिसर्चर का था, उसमें गवर्नमेंट का नहीं था। सर एडवांस इनकम टैक्स का बता देंगे 147 का जो नोटिस आ रहा है। जनाब बिल्कुल बता देंगे। कानून के अंदर आपके पास एक, आप इसको इस तरह लें कि आपकी टैक्स पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कब अराइव होती है। पहला सवाल ये होना चाहिए कि मुझे टैक्स कब पे करना है। ईयर एंड पे नहीं, जब आपने प्रॉफिट कमा लिया आपको टैक्स देना है। आप प्रॉफिट कब कमाते हैं? सर डिक्लेरेशन तो ईयर एंड पे दूंगा ना यार। डिक्लेरेशन इज समथिंग एल्स, अर्निंग इज समथिंग एल्स। मैं हिसाब किताब साल के आखिर में करता हूँ, ये तो एक कानून, एक प्रिंसिपल है ना कि हिसाब किताब आखिर में होगा। इसका 147 का हम जवाब कैसे देंगे इसका? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको फंडामेंटल 147 के पहले समझ तो ले इसके पीछे साइंस क्या है। साइंस ये है कि आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेशन जिस वक्त हो गई आपको टैक्स देने। प्रॉफिट ओरिएंटेशन होती है ट्रांजैक्शनल बेस पे, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन हो गई प्रॉफिट आ गया। हाँ, हम साल के आखिर में सबको जोड़ते हैं, टोटल करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं कि जी मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, ये टैक्स बनता है। दैट इज अ डिक्लेरेशन। कानून ये कहता है कि भाई आप साल के आखिर में जो टैक्स मुझे दे रहे हो, उस टैक्स को हमें इस तरह करो कि 4 हिस्सों में तकसीम करो और साल के दौरान दो, ठीक है। उसका नाम इन्होंने दे दिया क्वार्टरली एडवांस टैक्स। अब सवाल ये होता है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे हो, कि साल के आखिर में टोटल होगा तो लायबिलिटी साल के आखिर में बनाऊंगा मैं। तो कहता कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल किया है आप उसको पिक करो, 10% उस लायबिलिटी को इंक्रीज करो, डिवाइड बाय 4 करो और मुझे दे दो। ये एक इसका उसूल है। दूसरा उसूल ये है कि अगर आपके 6 महीने गुजर गए, 2 क्वार्टर गुजर गए, तो एक प्रोविजनल फिगर आपके पास आ गई है 6 महीने के प्रॉफिट की, आप उसकी बेसिस पे दे दो। तीसरा कहता है यार आप खुद से ही जाओ अपने साल को प्रोजेक्ट कर लो। पहला क्वार्टर जब एंड होगा तो आप पहले पेमेंट तो आप पहली कब करोगे? सितंबर के बाद। तो पहले क्वार्टर की बेसिस पे आप साल को प्रोजेक्ट कर लो, जो प्रॉफिट बनता है उस पर टैक्स कंप्यूट कर लो, डिवाइड बाय 4 कर लो और उसको रख लो। अब इनमें से जो ज्यादा है वो मुझे पे करो। पिछले साल का एक्चुअल इंक्रीज बाय 10%, आपका प्रोजेक्शन जो भी ज्यादा है वो आप हर क्वार्टर में पे करते रहो। सर ये जो 147 होता है एक्चुअली ये एक एडवांस टैक्स एक किस्म की हमारी अजम्पशन बेस्ड एस्टिमेशन होती है ये, राइट? एस्टिमेशन बिल्कुल होती है, लेकिन ये एस्टिमेशन जो है ना ये मोर और लेस एक अलाइनमेंट के साथ होनी चाहिए आपकी लास्ट रिटर्न के। ये सर अगर मेरा सवाल ये है कि इन केस अगर मैं पूरे साल को कैलकुलेट कर लेता हूँ एडवांस टैक्स के मुताबिक, और इन केस अगर वो मेरी जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल कम बनती है, तो फिर मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर में जब टैक्सेबल जो अमाउंट बनेगी उस पे क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? हो सकता नहीं, बहुत आसान है। आपने साल के शुरू में प्रोजेक्ट कर लिया अपने आप को, ठीक है, पहला क्वार्टर आपने पे कर दिया, फिर आपके पास जब दूसरा क्वार्टर आया तो आपने उसको रियलाइज कर लिया। 6 महीने तो एक्चुअल हो गए ना आपके पास। जी जी बिल्कुल। तो आप 6 महीने की बेसिस पे अपने उसको एक्चुअल करके दूसरा क्वार्टर दे दो। इसी तरह जब तीसरे क्वार्टर पे आओ आप एक बार देख लो, एक्चुअल करो। जब जून पर आप आओ तो आपके पास तो पूरा साल एक्चुअल हो गया। जी जी। तो आप उसकी बेस पे अपने आप को रियलाइज कर लो, तो आपकी प्रोजेक्शन और एक्चुअल तो मैच कर जाएगी ना। अगर नहीं कर दी तो आप एक्चुअल की बेस पे चौथा क्वार्टर भर दो। अगर 3 क्वार्टर में ज्यादा टैक्स दे दिया चौथे में कम कर दो, 3 क्वार्टर में कम दे दिया चौथे में ज्यादा दे दो। कानून देखो क्या कहता है, ये याद रखना। कानून ये कहता है कि आप जो भी एडवांस टैक्स देंगे, जब जून खत्म होगा तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जो रिटर्न की लायबिलिटी है और जून तक जो टैक्स पे किया गया हो उसके दरमियान 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। 90% जून तक पे हो चुका हो। अगर रिटर्न के अंदर 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आई है तो जून तक 90 लाख पे हो चुके हो, अदरवाइज आपको डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा 18% का डिफरेंस अमाउंट। ओके ओके ठीक है डियर, मेरा ख्याल है इसको थैंक यू कंक्लूड थैंक करते यू। हैं। बाकी ये कोई क्वेश्चन फर्दर हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह फरहान साहब के थ्रू हम इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। लीजिए फरहान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके हवाले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक दफा जोरदार तालियां कर रहे हैं प्लीज सर माहिर आलम के लिए।
So that's great, माशाल्लाह. The thing is that this is what really is कि आपको बहुत सारी ओरिएंटेशन में, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि एक क्लास शुरू हो ही चुकी है क्लास से, तो बहुत सारे आपके डेली के जो इश्यूज आ रहे थे आप डिस्कस कर रहे थे, बट इट्स गुड कि आपके जो वो सवालात हैं जो कि आप डेली लाइफ में आपको फेस कर रहे होते हैं वो आपने डिस्कस किया, तो उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिली कि हमें आगे सीखने को किस तरीके से या अंदाज सीखने का कैसा होगा. तो आई होप को कि सर ने आपको जो जवाब दिए वो आपको उनका, एक तो होता है जवाब देना, एक वो जवाब देना जो अगला बंदा कन्विंस होके समझ जाए कि यार ये वाकई मेक सेंस करी और कनेक्ट हो गए डॉट्स. क्योंकि बहुत सारे अच्छे होंगे टैक्स कंसल्टेंट, टेक्निकली अच्छे होंगे, लेकिन उस एक्सप्लेन करना एक अपने आप में एक आर्ट है. इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि अगला बंदा क्लियरली समझ जाए. तो आई होप कि आपके सारे आंसर्स क्लियरली आपको समझ में आए. ऐसे ही है? All right, that's great, excellent. So now let us continue further with the remaining of our course content. Basically मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर कर दूँ ये कि हमारे जो ट्रेनिंग के जो शेड्यूल्स हैं ये किस तरीके से होगा. बेसिकली ये क्लासेस हमारी ऑन कैंपस होंगी. यहाँ पे जो है वो गुलशन इकबाल में मेन यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे जो है वो ये ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे लैपटॉप्स भी मौजूद हैं. आप अपना भी लैपटॉप लेकर आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का लैपटॉप अवेलेबल. लैपटॉप की जरूरत क्यों है? क्योंकि आगे चल के पोर्टल पे काम होगा तो वहां पे आपको ऑब्वियसली लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी. तो लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे, ऑन साइट क्लासेस अवेलेबल हैं. और इसके साथ साथ वो पार्टिसिपेंट्स जो कि ऑन साइट गुलशन इकबाल कराची में नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन जूम के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे आज हमारा ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है कि ऑन साइट भी हैं और ऑन कैंपस दोनों साइड से जो है वो अवेलेबिलिटी है. ऑल टुगेदर इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 60 आवर्स है और क्लासेस जो है वो संडे 25 मई से स्टार्ट हो रही है और 2 PM टू 5 PM पहला सेशन है जिसका जो है वो बिगनिंग हो जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही जानना जरूरी है कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हो रही होंगी. एक होगी सैटरडे को शाम को 7 से 9 और एक होगी संडे को 2 से 5. तो 2 सेशंस हैं पर वीक, लेकिन पहला सेशन संडे से स्टार्ट होगा, सैटरडे से नहीं होगा. संडे 2 PM टू 5 PM रखा है. और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस शीट्स और असाइनमेंट दी जाएंगी. एक चीज जो हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड किए, मे बी शायद सरमाया ने डिस्कस की हो या अगर नहीं भी की तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने इसमें सेल्स टैक्स कैलकुलेटर भी, इनकम टैक्स कैलकुलेटर हमने इसमें ऐड किया है. क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में फॉर्मूला लगा के आप कैसे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो उसका, तो वो एक्सेल में वो फॉर्मूलाज जो टैक्स कंसल्टेंट को जरूरी है सीखना, क्योंकि टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए कुछ एक्सेल भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए. तो वो एक्सेल के भी कुछ फॉर्मूलाज हमने इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर किए हुए हैं ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल के स्किल्स भी आ जाएं, पोर्टल के स्किल्स भी आ जाएं, टैक्स कैलकुलेटर कैसे होता है वो, और टैक्स की नॉलेज और स्किल्स तो है ही है जिसके साथ. तो कहने का मकसद ये कि कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें आपको सारी चीजें जो है वो मिल रही होंगी और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी. इसके साथ साथ यूएक्सएल के बारे में बता चलें. यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी, ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर विद नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इदारे ऐसे कराची में या पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि फुली रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट नहीं है. और उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि जब आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिलता है और उसको आप कल दुबई में, यूएई में या आप सऊदी या इवन पाकिस्तान में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो सकता. वो तो एक्चुअली सर्टिफिकेट ऐसा है कि आप किसी स्टेशनरी शॉप पे चले जाएं, पावर पॉइंट में दिस इज टू सर्टिफाई करके प्रिंट करवा दो. मतलब क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड कराची से मिलेगा और वो क्यूआर कोड से रेलेवेंट होगा. आप क्यूआर कोड से वेरीफाई कर सकेंगे सर्टिफिकेट को, आपका जो कंपनी है वो भी उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकेगी. तो दैट मींस कि यूएक्स जिस इदारे से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट और वो पूरी कंप्लायंस करता है गवर्नमेंट के जो. तो आप ट्रेनिंग वहां से लें जो कि रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के साथ. वरना वही बात हो गई कि आप सिटीजन हैं लेकिन आपके पास एनआईसी नहीं है, तो हाउ आर यू एन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? एनआईसी नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, एक अनरजिस्टर्ड इदारा है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है फिर अल्टीमेटली, राइट? अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपनी प्रोफाइल डिस्कस करता चलूं. माय नेम इज फरहान शाहिद काजी. मैंने शुरू में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना कराया था. आई एम एन ACCA मेंबर
and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK. Have got an experience of working in London and Dubai, and since 2019 UXL को मैं मैनेज कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ. आई एम दी फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर UXL, और हमारे साथ डिफरेंट ट्रेनर्स हैं जो कि डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ सर माहिर आलम, इनका भी इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी सर ने शुरू में आपको इन्फॉर्म कर दिया था, और हैदर शम्सी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में वहाँ पे मैनेजिंग पार्टनर हैं और CA हैं, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली डिफरेंट और भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जहाँ पे उनका एक्सपीरियंस रह चुका है पास्ट में. और बाजी तो आपने यहाँ पे सवालात और जवाबात जब खुद देखे होंगे तो उसमें से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वेल्थ ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है. इसके साथ साथ जो है वो ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ MOUs हो रहे होते हैं, और ये हमारे क्लासरूम्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल IT लैब्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. और इसके साथ साथ ये ऑनलाइन सेशंस हैं. ये हमने एक सेशन किया था सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, SRB में, और वहाँ पे सर माहिर ने ही लीड किया था सेशन को. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर देयर एट SRB, कि वहाँ पे भी हम SRB के जो कमिश्नर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हम जो है वो इन द पास्ट करा चुके हैं. तो वी आर रिकॉग्नाइज्ड एट दैट लेवल एज वेल. अच्छा, इसके साथ साथ ये वो सेशन था. ये हमारे पास कुछ फीडबैक्स हैं. ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसलिए मैं क्विकली रन थ्रू कर रहा हूँ. और ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिसमें हम गवर्नमेंट में भी हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, और प्राइवेट सेक्टर में भी की, और जिसमें हम माशाल्लाह बड़े बड़े नाम देख सकते हैं, जिसमें एंग्रो है, KPMG है, वन लिंक है, और ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर पे हमारा फोकस है. इसके साथ साथ ये हमारी डिफरेंट रिकग्निशंस हैं. अच्छा, नाउ दीज आर द रिकमेंडेशंस. आप अगर गूगल मैप्स खोलेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, तो आपको बहुत सारी रिकमेंडेशंस नजर आएंगी. UXL की अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इस ट्रेनिंग से फायदा उठा चुके हैं, उन्होंने सबने अपने फीडबैक्स लिखे हैं, और जो है वो दैट इज इन इटसेल्फ अ क्रेडिबिलिटी कि आप जिस ट्रेनिंग से जगह से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रस्टेबल एक इदारा है जहां से आप प्रॉपरली अपना स्किल सीखेंगे और आगे जो है वो खुद को भी फायदा पहुंचाएंगे, अपनी फैमिली को भी फायदा पहुंचाएंगे, और मुल्क को भी फायदा पहुंचाएंगे एज अ प्रोफेशनल. अच्छा, इसके साथ साथ ये वो सर्टिफिकेट है जिसका मैंने जिक्र किया था. ऑब्वियसली ये सर्टिफिकेट जिसमें आपको एक QR कोड से रिलेटेड, आप जैसे इसको स्कैन करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलेगी, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपका नाम, जैसे यहाँ पे शर्जील अगर आया हुआ है तो आपका जो नाम है वो उस वेबसाइट पर रजिस्टर होकर नजर आ रहा होगा, जिससे वेरीफाई होगा कि आपने सर्टिफिकेट थ्रू गवर्नमेंट जो है वो इंडोर्स लिया है. अच्छा, इसमें जो है वो ट्रेनिंग में हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे. रिकॉर्डिंग्स आपको 12 मंथ्स के लिए दी जाएंगी. हमें भी पता है इस चीज का कि हर चीज उस सेशन में कवर नहीं हो सकती और आप नहीं सीख सकते, तो वापस रिकॉर्डिंग देख के उसको कवर करना इजी हो जाता है. तो हमने जो है वो 12 मंथ्स के लिए आपको रिकॉर्डिंग दी हुई है, आप उससे फायदा उठाएं और अपने जो लेक्चर्स हैं उसको रिवाइज करें. इवन ट्रेनिंग खत्म भी हो गई उसके बाद भी आपको एक्सेस मिलेगा 12 मंथ्स के लिए. अच्छा, नाउ कम्स द शेड्यूल. ये सारा डिस्कस हो चुका. अच्छा, नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर. सो before I continue with the special offer, just wanted to quickly confirm with you all and get a reassurance के आप सबका आज जो ऑब्जेक्टिव था आज ओरिएंटेशन अटेंड करने का, टैक्स मैनेजमेंट विद रिटर्न फाइलिंग, क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? डू यू फील मोर एलिवेटेड के 2 घंटे पहले जो आपकी नॉलेज थी और 2 घंटे के बाद आपके अंदर एक, मैं ये नहीं कह रहा कोई आप एक्सपर्ट हो गए, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर कुछ नए पॉइंट्स आए होंगे, राइट? Yes, ये हमारी sir. ऑनलाइन ऑडियंस. Yes, sir. Yes, Right? sir. That's great. Thank you so much. That is what really the thing is कि हर दिन जब आप आए तो आप अपने आप को फील करें, जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप फील करें कि हाँ आज का मेरा सेशन, मेरा टाइम, बिकॉज हमें पता है कि आजकल जंग टाइम की है, अल्टीमेटली आप टाइम यूटिलाइज करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज का सेशन जैसे आपने नई चीजें सीखी हैं तो आगे चल के भी इंशाल्लाह ताला जब जब आप सेशन अटेंड कर रहे होंगे, हर सेशन में आपको ये सीखने को मिले कि ओके आज का दिन मैंने नई चीज सीखी और अब मैं अगले सेशन के लिए फुली एक्साइटेड हूँ. So thank you so much once again for providing wonderful feedback. Now comes the special offer. So this whole training, which is 60 hours training program, this obviously is live practical training program जिसमें आपको case studies भी दिए जाएंगे. इसकी investment पहले 10,600 per month थी और 30,200 lump sum, लेकिन आज आपके लिए 8% special further discount का, just because कि आप इस डेमो को अटेंड करने आए, ओरिएंटेशन अटेंड करने आए हैं, तो हमने जो है वो एक आपके लिए स्पेशल ऑफर रखी हुई है, विच इज जस्ट 9,700 पर मंथ एंड 27,500 लम्प सम फॉर द एंटायर 3 months. This along with the registration fee of PKR 1,000 rupees. Make sure कि आप जल्द से जल्द अपनी registration fee एटलीस्ट पे कर दें, just because कि ये ऑफर पहले 10 registrations के लिए है. The thing is that हमारे इतने बड़े बैचेस हम बनाते भी नहीं है,
नॉर्मली हमारे बैच 15 to 18 मैक्स 20 हो गया, तो कहने का 20 उसके बाद स्टॉप। क्यों? क्योंकि बैच एक फोकस्ड हो, अच्छे तरीके से हो, तो ज्यादा अटेंशन ट्रेनर दे सके पार्टिसिपेंट्स को। इतने बड़े बैचेस बनाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसमें भी जो पहले 10 रजिस्ट्रेशन हैं उनके लिए ऑब्वियसली एक फर्दर डिस्काउंट रखा गया है, ताकि आपको जो है वो मजीद आसानी हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक है वो आपसे चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया जाएगा। आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और बैंक डिटेल्स जैसे ही आपके पास आती है, आप ये 1000 रुपीज पे करके एटलीस्ट रजिस्टर करा दें। रिमेनिंग फीस जो है वो आप सेशन स्टार्ट होने से पहले या ट्यूसडे तक आप मोस्ट लाइकली 1-2 दिन में पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड यूट्यूब, जहां पे आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मजीद जो है वो न्यू अपडेट्स हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड मिल सकती हैं। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल for your time at this orientation, and I hope that you've learned something new today, and really looking forward to adding new knowledge and new skills in upcoming sessions as well. Farhan Shahid Qazi along with Sir Mahir Alam signing off right now. If there are any final questions you may ask, otherwise officially the orientation has concluded now. Thank you so much. Thank you. All right, any questions? Okay, all right, let's see. यहाँ पे okay, फॉर्म का लिंक आया हुआ, okay. All right, that's great. Thank you so much once again. Really looking forward to welcoming. Thank you. अल्लाह हाफिज। कोई भी मजीद क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी एबल टू असिस्ट यू फर्दर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।